गया था, लेकिन अब हंटर्स उससे गाइडेंस के लिए मिलते हैं। हीसंग सोचता है कि जब इतने सारे सबूत पहले से ही मौजूद हैं तो आर्क की शिक्षाओं को पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है उसके संभावित आने की तैयारी के लिए। जब जिन सूही उनकर ग्रुप को दुकान में घुसने की इजाजत लेने के लिए अलग जाती है, ग्रुप का ध्यान एक बहुत बड़े चमकदार पेड़ की तरफ जाता है। उसका आकार ऐसा है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह करीब आते हैं, ग्रुप में थोड़ी हंसी मजाक शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी खरुशी जल्दी ही बदल जाती है जब चा ह्वायोन उनके पास आती है। वह उनका गर्मी से स्वागत करती है, स्टूडेंट्स को उनकी डंजन परफॉर्मेंस पर बधाई देती है और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसकी तारीफ से यूमी लगभग बोल नहीं पाती। अपने आइडल से बात करना एक सपने जैसा लगता है। फिर यूजीहा आगे बढ़ता है, आमतौर पर खुद को दुकान का मालिक बताता है। स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हीसंग तो एक फैन की तरह अपनी तारीफ भी बोल देता है। जीहा उन्हें अंदर बुलाता है। जैसे ही जिनसू हाय ह्वायोन को ग्रुप की अचीवमेंट्स के बारे में बताती है, जैसे ही वह अंदर कदम रखते हैं, स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। लेजेंडरी स्क्रोल्स और पोशंस से भरी शेल्व्स इस जगह को एक खजाने का कमरा बना देती हैं। यह समझकर कि वह वही ग्रुप है जिसने एकेडमी का डंजन क्लियर किया था, वह उन्हें बुलाता है। मुस्कुराते हुए वह उन्हें पोशंस और स्क्रोल्स से भरी एक टोकरी देता है। उन्हें बड़े हंटर्स बनने के सफर में सफलता की शुभकामनाएं देता है। इधर सुहे और वेयन ट्यूटोरियल डंजन की इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। सहमत हैं कि यह स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त मौका देता है। इंस्ट्रक्टर उन्हें इतना मोटिवेटेड देखकर अपनी खलुशी जाहिर करती है, जिसे ह्वायोन पसंद करती है। उसके बाद जीहा बाग में घूमता है। सेब तोड़ते हुए वह उन स्टूडेंट्स से अपनी अचानक मुलाकात पर सोचता है जिन्हें उसने कभी डंजन के अंदर गाइड किया था। उनकी तरक्की देखकर वह चाहता है कि और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग डंजन से फायदा हो। उसे लगता है कि यह पूरे हंटर माहौल को बदल सकते हैं। उसका शांत पल अचानक टूट जाता है जब उसके पालतू जानवर खुशी से उस पर उछलते हैं, उसे चौंकाते हैं। वह उन्हें सहलाता है और उन्हें वह सेब देता है जो उसने इकट्ठे किए थे, जिन्हें जब वह खाते हैं, जीहा देखता है कि छोटे पिटेरोड्रोन्स बचे हुए बीज ले जा रहे हैं और उन्हें दोबारा लगाने के लिए उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में नए पौधे उगते हैं, खिलते हुए बाग में और इजाफा करते हैं। बाघ को देखते हुए जीहा को एहसास होता है कि सब्जियां और फल आमतौर से ज्यादा देर तक ताजे रह रहे हैं। कुछ सोचने के बाद वह इस घटना को वर्ल्ड ट्री की मौजूदगी से जोड़ता है, जो उनकी ताजगी बनाए रखता है। फिर एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों तक पहुंचती है। सेलेना बताती है कि उन्होंने कितना शहद इकट्ठा किया है। हैरान होकर कि उसने इतना ज्यादा इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा कर लिया, जीहा उससे इस बारे में पूछता है। वह बताती है कि और फूल लगाने से अब मधुमक्खियां आजादी से घूमती हैं और तेज रफ्तार से रस इकट्ठा करती हैं। वह उसकी कोशिश की तारीफ करता है, भले ही सेलेना नम्रता से कहती है कि यह उसके दिए हुए सपोर्ट के सामने कुछ नहीं है। शहद को चीनी से बदलने के बाद वह मार्गरेटा के बारे में पूछता है। सेलेना मानती है कि मार्गरेटा उलझी हुई है, सोच रही है कि उसकी मुश्किलें आर्क के प्लान में कैसे फिट होती हैं, लेकिन आर्क के मौजूद होने के पक्के निशानों से उसे तसल्ली मिलती है। उनकी बातचीत तब रुक जाती है जब टेरोड्रोन हाई नाइट जीहा को धक्का देता है। साफ तौर पर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। उसे एहसास होता है कि वह ध्यान भटका हुआ था। जीहा जल्दी से शहद देता है, देर के लिए माफी मांगता है। उन्हें लालची होकर खाते देख उसे पहले उनका शहद का बर्तन लेने का अफसोस होता है। उसे हैरानी होती है कि हाई नाइट बदले में उसे शहद का एक हिस्सा देता है। जीहा ने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया का इशारा। इसे स्वीकार करते हुए जीहा आखिरकार उस शहद को पहली बार चखता है जिसे प्टेरोड्रोन्स इतना पसंद करते हैं। कुछ देर बाद जीहा के पास एक उत्सुक प्टेरोड्रोन आता है जो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वह प्टेरोड्रोन्स की तस्वीरें बनाता है। वह जल्दी समझ जाता है कि तस्वीर में बीटल्स उसकी फसलों के बीज बो रहे हैं और वह जानवर खुशी से सिर हिलाता है कंफर्म करने के लिए। जब वह पूछता है कि क्या वह बीज कहीं और लगाना चाहते हैं, टेरोड्रोन जमीन पर धरती का एक बड़ा नक्शा बनाता है। वह समझ जाता है। वह चाहते हैं कि यह बरकत वाली फसलें पूरी दुनिया में फैलाएं। वर्ल्ड ट्री की ताकत से पौधे तेज बढ़ते हैं और ज्यादा देर तक ताजे रहते हैं, जो उन्हें इंसानियत के लिए एक कीमती तोहफा बनाता है। यह सोच उसके दुनिया की मदद करने के मकसद से बिल्कुल मिलती है। अपने दूसरे पालतू जानवरों को अभी भी खाने पर लड़ते देख वह यह काम बीटल्स को सौंपता है। कुछ दिन बाद जीहा अपनी दुकान में मीर विकी पर अपडेट्स चेक करता है, जो बताती हैं कि प्टेरोड्रोनीज जो कभी सिर्फ कोरिया में थे अब पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। उसे यकीन है कि यह क्रीचर्स आखिरकार दुनिया के लिए बहुत बड़ा फायदा बनेंगे। और स्क्रॉल करते हुए उसे सिस्टम के बारे में शिकायतों की बढ़ती हुई लहर मिलती है। उसे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करे। वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और सिंपथाइजर ऑफ द वर्ल्ड ट्री के रूप में अपनी स्टैट्स देखता है और उसे एहसास होता है कि बहुत कुछ ठीक करना है। वह शुरुआत में हेल्थ और वाइटैलिटी की जगह बदलता है ताकि साफ दिखे, फिर पूरे लेआउट को बेहतर पढ़ने के लिए दोबारा ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचता है। बियोम को बेख्याली में सहलाते हुए वह डंजन्स में लेवल सिस्टम की कमी पर सोचता है। अभी हंटर सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराकर एसेंस पाते हैं, लेकिन जीहा सोचता है कि लेवल सिस्टम उन्हें और मोटिवेट कर सकता है। मॉन्स्टर्स को हंटर लेवल से मैच करना साफ गोल्स और सफलता का एहसास देगा, लेकिन बोनस स्टेट सिस्टम की कमी एक प्रॉब्लम पैदा करती है। इनाम के बिना लेवल बढ़ाना खाली लगता है।
जब जीहा सिस्टम मैनुअल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि किसी भी पॉजिटिव बोनस को नेगेटिव इफेक्ट से बैलेंस करना होगा ताकि संतुलन न बिगड़े। यह सोच उसे पसीना दिला देती है। वह सोचता है कि हंटर्स नर्व्स पर उसका नाम कोसेंगे। फिर भी वह पहले लेवल सिस्टम लागू करने और बोनसेस को बाद में ठीक करने का फैसला करता है। वह स्टैंडर्ड सेट करता है। हंसुंग ह्यूक सबसे ताकतवर हंटर लेवल 50 पर, जबकि नए हंटर्स लेवल 1 से शुरू करते हैं। समय के साथ वह ऐसी फीचर्स ऐड करने का प्लान बनाता है जैसे हथियार जो सिर्फ लेवल 30 से ऊपर ही पहने जा सकते हैं, भले ही पाबंदियां कुछ शिकायतें लाई। आखिरकार जीहा का मानना है कि यह नया स्ट्रक्चर हंटर्स को और मजबूत होने, बेहतर आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करने और अनजान चीजों के लिए तैयार होने पर मजबूर करेगा। फीडबैक लेने के लिए वह मीर विकी पर एक सर्वे पोस्ट करता है। हंटर्स और नागरिकों दोनों को अपने विचार शेयर करने के लिए इनवाइट करता है। जवाबों की बारिश हो जाती है, जिसमें हंसुंग ह्यूक का खुद का एक जवाब भी है। पूछता है कि हेल्थ और वाइटैलिटी कब अपडेट होंगे। किम ह्यूनसुक नए लेवल सिस्टम का एनालिसिस करता है और नतीजा निकालता है कि यह सिर्फ पॉइंट्स ट्रैक करने का एक और तरीका है। उसे एक नए सेकंड क्लास का टीजर मिलता है जिसमें शक्तिशाली डिजाइन्स और एबिलिटीज दिखाई जाती हैं। वह सोचता है कि यह बदलाव उनकी दुनिया को कैसे बदलेंगे। इससे पहले कि वह और ज्यादा सोचे, उसे एक जरूरी कॉल आती है। डिस्ट्रिक्ट 7 में उस बड़े पेड़ के साथ कुछ अजीब हो रहा है। कॉलर बताता है कि पास की सड़कें और घर फैलती हुई घास और पेड़ों से घिर रहे हैं। अगले दिन तक पूरी सड़कें पूरी तरह से घिर जाती हैं। वह स्टेटस विंडो के सुधार और सेकंड क्लास अपडेट के वादे से खुश हैं, लेकिन यह भी उम्मीद करते हैं कि डंजन में भी बदलाव आएंगे। कुछ क्लासेस डंजन्स को बहुत आसानी से क्लियर कर देते हैं, जबकि दूसरे जैसे आर्चर्स तीरों और पोशंस पर पैसे खर्च करते हैं। कभी कभी तो 2 बार रन करना पड़ता है सिर्फ बराबरी पर आने के लिए। दोनों सहमत हैं कि जीहा की दुकान ही एक वजह है जिसकी वजह से वह हंटिंग जारी रख सकते हैं। पोशंस खरीदने के बाद वह शुक्रिया अदा करते हैं और निकल जाते हैं। उनकी बातें जीहा के दिमाग में रहती हैं। वह सोचता है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो वह खुद नहीं देख सकता क्योंकि वह खुद डंजन्स में नहीं जाता। यह एहसास उसे यकीन दिलाता है कि आने वाले सेकंड क्लास अपडेट में ऐसी अनदेखी प्रॉब्लम्स को भी ठीक करना होगा। तभी होंग उड़ान से वापस आता है। उसके हाथ पर हल्के से बैठ जाता है। उसे अपनी बहन की आवाज बाहर से आती सुनाई देती है। वह जल्दी से उसके पास आती है, एक मुट्ठी घास उसकी तरफ बढ़ाती है, कहती है कि ध्यान से देखो। वह कहती है कि यह नई उगी हुई घास धरती की किसी भी चीज जैसी नहीं है। जब वह पूछता है कि क्या यह गहना से हो सकती है, तो वह बताती है कि बॉटनिस्ट्स के साथ नोट्स कंपेयर करने के बाद उसने कुछ खास पाया है। वह घास के एक पत्ते को पलटकर उसकी निचली सतह दिखाती है जो सुनहरे रंग से चमक रही है, ऐसी चीज जो उन दोनों में से किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह पास में नए लगाए हुए बीज भी दिखाती है जो उग रहे हैं, उनका सोर्स पता नहीं है। जीहा उस बड़े वर्ल्ड ट्री को देखता है। उसे यकीन है कि यह तो बस शुरुआत है। जो भी होगा दुनिया हैरान रह जाएगी, उम्मीद चुनेगी। उसे यकीन है कि यह पेड़ सबको खुशी देगा। उसकी शाखों के नीचे बैठते हुए वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और अपनी एबिलिटीज देखता है। वहां उसे एक स्किल दिखती है जो उसने पहले कभी यूज नहीं की थी, पोजेशन। उसे एहसास होता है कि यह उसे गहना में किसी भी जीव या चीज में अपनी चेतना डालने की इजाजत देता है। उसे अचानक उन असली खतरों का एहसास होता है जिनसे वह अब तक बचता रहा था, गहना को एक छोटी दुनिया समझकर, खुद को खोने के डर से। फिर भी वह इसे टेस्ट करने का फैसला करता है। उसी पल एस्ट्रम गांव से आई एक दुआ उसका फोकस तोड़ देती है। यह मार्ग्रेटा की दुआ है जो जीहा सुनता है। एक दुआ जो उसने अपने सौतेले बाप बोलांडर के लिए की थी, जो अभी भी गमार्क में है। वह बताती है कि वही था जिसने उसे बचाया था, उसकी जिंदगी के बहुत से हिस्से में उसे गाइड किया था, और नाइटहुड में शामिल होना सिर्फ उसके सपोर्ट की वजह से मुमकिन हुआ था। दुआ करते हुए मार्ग्रेटा उस खतरे पर सोचती है जिसका वह अब सामना कर रहा है। जब वह भागी थी, लेकिन उसे एहसास हो गया होगा कि आर्क उसके लिए कोई सीधा खतरा नहीं था। फिर भी उसे बोलांडर की सुरक्षा की चिंता है। उसका नाइटहुड का रोल अभी उसे बचाता है, लेकिन बार्टोक की बुराई आखिरकार उसे निशाना बना सकती है। बार्टोक की ताकत पर कोई रोक नहीं है क्योंकि उसके परिवार का दर्जा बड़े नोबल्स का है। यही वजह है कि उसके पिता कैप्टन ने शायद उसके व्यवहार को बर्दाश्त किया है। अगर बार्टोक को पता चलता है कि कैप्टन ने उसके भागने में मदद की थी, तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। मार्ग्रेटा अपने सौतेले बाप और, अगर मुमकिन हो तो, उसके आदमियों को बचाने की अपनी तेज इच्छा जाहिर करती है। जीहा उसकी गंभीरता को पहचानते हुए गमार्क में हालात की जांच करने और उसके बारे में उसे अपडेट करने पर सहमत होता है। वह उसकी काबिलियत से हैरान है। भले ही वह कहता है कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वह उसे तसल्ली देती है। वह अपना फोकस गीमार्क पर बदलता है, जहां कंस्ट्रक्शन और मजबूती का काम हो रहा है। बार्टोक एक थके हुए मजदूर को दीवार पूरी होने से पहले झपकी लेने पर डांटता है। आदमी बताता है कि काम करने वाले बहुत थक चुके हैं, लेकिन वह उनकी वजहों को ठंडे दिल से खारिज कर देता है और उन्हें हुक्म देता है कि तभी आराम करें जब दीवार पूरी हो जाए। दूर से देखते हुए जीहा जल्दी समझ जाता है कि बार्टोक एक बुरा आदमी है जो मजदूरों को उनकी हद से ज्यादा काम करवा रहा है। आदमी का सूजा हुआ शरीर उस इलाके में खाने की कमी से बुरी तरह अलग दिखता है। यह साफ है कि मजदूर ही हैं जिन्हें सच में पोषण की जरूरत है। जीहा का गुस्सा महसूस करते हुए बियोम उससे सटकर उसे तसल्ली देता है। जीहा उसे शुक्रिया के साथ सहलाता है। यह छोटा सा इशारा उसकी परेशानी को शांत करता है। फिर वह सोचता है कि बार्टोक का शक पैदा किए बिना बोलंडर से चुपके से कैसे मिले। उसकी नजर एक
छोटे हैमस्टर पर पड़ती है जो पास में दौड़ रहा है। बिना सोचे वह पोजेशन एक्टिवेट करता है। अब हैमस्टर के शरीर में जीहा चुपके से बोलांडर के ऑफिस में घुसता है। उसे वह आदमी डॉक्यूमेंट्स में घुसा हुआ मिलता है, बार्टोक की लापरवाह टैक्टिक्स की बुराई करते हुए। वह मौके का फायदा उठाता है। हैमस्टर के शरीर में वह डेस्क पर दौड़ता है और बोलता है। बोलांडर चौंक जाता है। बोलने वाले हैमस्टर को देखकर पीछे हट जाता है, डरता है कि कहीं ये कोई डीमन न हो। वह उसे शांत करने की कोशिश करता है, बताता है कि वही है जो मार्ग्रेटा को बचा रहा है और कैप्टन से कहता है कि कम से कम उसकी बात सुने। बोलांडर अभी भी हिला हुआ लेकिन क्यूरियस सुनता है जब जीहा बताता है कि मार्ग्रेटा एस्ट्रम में है और वह वर्ल्ड ट्री का केयरटेकर है। वह कैप्टन को यकीन दिलाता है कि वह उसकी सुरक्षा के लिए लगातार दुआ करती है और उसे गैमार्क से आजाद देखना चाहती है, तो वह उसे भागने में मदद करने का ऑफर करता है अगर बोलांडर मान जाता है। बोलांडर ऐसे प्लान की संभावना पर सवाल उठाता है, शक्की और सबूत के बिना यकीन करने को तैयार नहीं। फिर भी उसे अपनी बेटी मैरी के सुरक्षित होने की खबर सुनकर तसल्ली मिलती है, लेकिन वह जाने से मना कर देता है। इस बात पर जोर देता है कि गेम आर्क के लोगों को अभी भी उसकी जरूरत है। जब जीहा और साफ करने को कहता है, बोलांडर उसे पहले खुद असलियत दिखाने का फैसला करता है। हैमस्टर को अपने कंधे पर उठाए हुए बोलांडर शहर में चलता है। ऊपर से गेम आर्क ठीक ठाक दिखता है, लेकिन जमीन पर जीहा थके हुए और भूखे गांव वालों को देखता है जिन्हें बार्टोक के हुक्मों के तहत लगातार काम करने पर मजबूर किया जा रहा है। उसका ध्यान उन बेचैन शहर वालों की तरफ जाता है जो इलीट सोलर नाइट्स द्वारा फेंकी गई हड्डियों से खाने के टुकड़े ढूंढ रहे हैं, जो सबसे अच्छे हिस्से खाते हैं। भले ही यह अच्छा नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जीहा पूछता है कि क्या खाने की कमी जी मार्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बोलांडर बताता है कि यह कमी नहीं बल्कि जानबूझकर कंट्रोल करना है। बार्टोक सामान जमा करता है ताकि ताकत उसके हाथ में रहे। जीहा सीधे बार्टोक को दोष देता है, लेकिन बोलांडर उसे ठीक करता है। बार्टोक सिर्फ मतलबी नहीं है, वह एक राजा की तरह बिहेव करता है जो अपने खास लोगों को ऐश और आराम देता है जबकि बाकी सबको दुख में धकेल देता है। अमीर और गरीब के बीच का यह गहरा फर्क हमारे हीरो को उम्मीद से ज्यादा चुभाता है। उसे एहसास होता है कि गीमार्क तबाही के कगार पर है, मौत और तकलीफ सामने खड़ी है अगर कुछ नहीं बदलता। कुछ करने का फैसला करके वह पूछता है कि क्या बार्टोक को लोगों पर उसकी पकड़ से अलग किया जा सकता है। बोलांडर बताता है कि यहाँ लोगों के लिए जिंदा रहना इतना मुश्किल है कि दिन में एक आलू भी उन्हें जरूरत की वजह से वफादार रखता है, तो उन्हें बार्टोक के खिलाफ लोगों को करने के लिए अफवाहों से ज्यादा कुछ चाहिए। फिर जीहा को एक आइडिया आता है कि लोगों को कुछ ऐसा दिखाया जाए जो भगवान की ताकत को साबित करे। बोलांडर पूछता है कि कैसी ताकत मुमकिन हो सकती है। वह कहता है कि जब वह वापस क्वार्टर्स में होंगे तब उसे बताएगा। यह सब सोचते हुए कि पैनी उसके प्लान की सफलता में मदद कर सकता है। बोलांडर की एक जरूरी मीटिंग है, तो वह जीहा को हैमस्टर के शरीर में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देता है, तो वह गेम आर्क में घूमने का फैसला करता है। सोचता है कि क्या पीएनवाई को लाना सच में लोगों के दिमाग में बदलाव ला सकता है, या अगर वह तैयार नहीं होंगे तो उन्हें डरा देगा। उसे एहसास होता है कि उसे और ज्यादा सीखना होगा कि लोगों के लिए क्या काम करेगा। वह सोचता है कि अगर वह चमत्कार जिसने मार्ग्रेटा को बचाया था और फैलता है तो उसके पक्ष में माहौल बन सकता है, लेकिन उसके ख्याल तब रुक जाते हैं जब दो खुरदुरे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। जीहा को बहुत देर बाद एहसास होता है कि बार्टोक के आदमी उसका पीछा कर रहे होंगे। आदमी सोचता है कि बोलांडर, एक आदमी जिसने कभी कमजोरी नहीं दिखाई, अब एक चूहे से बात कर रहा है। यह बार्टोक को खुश करेगा। जीहा घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि वह हैमस्टर के शरीर से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि उसकी पोजेशन स्किल अभी के लेवल पर बहुत कमजोर है। वह गलती से जोर से गुनगुनाता है जिससे आदमी को शक होता है कि चूहा बोल सकता है। उसे लगता है कि यह कोई डीमन है। आदमी बार्टोक को इसकी रिपोर्ट करने का फैसला करता है, जानता है कि यह बोलांडर को बर्बाद कर सकता है और बार्टोक को गमार्क पर पूरा कंट्रोल दे सकता है। उसी पल बाग में फूल बजने लगते हैं। नेचर गॉड्स को अलर्ट करते हैं। बायोएम को एहसास होता है कि उनका मास्टर गहना में घुसने के बाद से शांत हो गया है और उसे शक होता है कि कुछ गलत है। विनी जोर देती है कि वह तुरंत खोजें और बायोम सहमत होता है। सबको याद दिलाता है कि बाघा का वजूद ही जीहा पर निर्भर करता है। वह जिम्मेदारी लेता है, उसे ढूंढने के लिए रोल्स असाइन करता है। इधर एस्ट्रम में मार्ग्रेटा को बोलांडर द्वारा भेजे गए एक कबूतर से एक मैसेज मिलता है। खत में बताया गया है कि बोलांडर एक ऐसे आदमी से मिला है जो खुद को आर्क्स का अपोस्टल बताता है और मानता है कि उसे अब तक एहसास नहीं हुआ था कि उसकी बातें सच थीं। फिर भी वह आदमी गायब हो गया है और बोलांडर को शक है कि बार्टोक के सोलर नाइट ने उसे पकड़ लिया है ताकि उसकी ताकत का फायदा उठा सके। मार्ग्रेटा खुद को दोष देती है और कसम खाती है कि वह अपोस्टल को बचाएगी चाहे कुछ भी हो, भले ही इसका मतलब खुद बार्टोक को खत्म करना हो। जैसे ही वह जाने की तैयारी करती है, उसे पैनी बाहर इंतजार करता हुआ मिलता है। उसके सही समय पर आने से हैरान होकर वह उस पर बैठती है और तेज रफ्तार से गेम आर्क की तरफ जाती है। बार्टोक के ऑफिस के अंदर नाइट चूहे को पेश करता है। बोलांडर का मजाक उड़ाती है कि वह एक डीमन के साथ मिलकर काम कर रहा है। कमांडर बोलांडर का नाम खराब करने के मौके से खुश होता है और नाइट को इनाम का वादा करता है। जी हाँ, अभी भी फंसा हुआ अपनी पोजेशन स्किल के साथ अपनी लापरवाही को कोसता है। खत्म होने में 1 घंटा बचा है। वह बेचैनी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि बार्टोक फैसला कर पाए कि इस फायदे का कैसे इस्तेमाल करे, एक और नाइट अंदर घुसता है, आसमान में एक मॉन्स्टर के बारे में चिल्लाते हुए।
बार्टोक खिड़की से बाहर देखता है और हैरानी से जम जाता है। मैसेंजर घबराया हुआ उसके ऑर्डर्स मांगता है और उसे भागने के लिए कहता है। नाइट उसे चैलेंज करता है, पूछता है कि क्या वह सोलर नाइट्स को छोड़ने का प्लान बना रहा है, लेकिन मैसेंजर जिद करता है कि ऑर्डर तभी बचेगा जब बार्टोक बचेगा। बार्टोक को डर पकड़ लेता है जब वह आसमान में पोनी को पहचान जाता है, वही जिसने बिजली गिराई थी मार्गरेटा को आजाद करने के लिए। समझ जाता है कि वह उसे खत्म करने वापस आया है। वह घबराहट में भागने की कोशिश करता है। अचानक हुई हलचल देखकर जीहा समझ जाता है कि पैनी यहाँ है और बेचैनी से चिल्लाना शुरू करता है, पैनी को अपनी जगह बताने के लिए। पोनी जमीन पर उतरता है और मार्गरेटा नीचे उतरती है, फैसला करके कि वह काम पूरा करेगी जो वह पहले नहीं कर पाई थी। पैनी के आने से जमीन फट जाती है, जिससे शॉकवेव्स निकलती हैं जो जीहा के पिंजरे को तोड़ देती हैं, उसे हवा में गिराते हुए, और उसके मुंह पर गिरता है। वह पैनी का शुक्रिया करता है उसकी मदद के लिए और नम्रता से नीचे उतरने के लिए कहता है ताकि वह बार्टोक की हरकतों को ट्रैक कर सके। जैसे ही जीहा तेजी से निकलता है, उसकी नजर रणभूमि पर पड़ती है। सोलर नाइट्स एक के बाद एक गिर रहे हैं, मार्गरेटा के हाथों उन्हें बेरहमी से काट रही है। जीहा समझ जाता है कि पेनी उसे यहाँ लाई क्योंकि उसकी ताकत ही वह थी जो गेम आर्क को सबसे ज्यादा चाहिए थी। जबकि वह अत्याचारियों को साफ करती है, वह अपना हिस्सा निभाने का फैसला करता है। उसकी लगातार लड़ाई में एक नाइट चिल्लाता है, उसे गद्दार कहते हुए, और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बोलंडर हमले को अपनी शील्ड से रोकता है, उसे बचाते हुए। इस तरह वह अपने सौतेले बाप से रणभूमि में मिलती है। सोलर नाइट्स को तबाह करने के बाद वह उसकी खबर लेता है, अपनी चिंता जाहिर करते हुए क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा के बारे में एक भी खत नहीं भेजा था। वह माफी मांगती है, लेकिन वह उसे तसल्ली देता है, उसकी पसंद की सच्चाई की तारीफ करते हुए। वह उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिस काम के लिए वह यहाँ आई थी, और अपने ब्लैक लायन नाइट्स के सपोर्ट का वादा करता है। इसी बीच बार्टोक गलियों में से धक्का मुक्की करते हुए निकलता है, धमकियां देते हुए अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी। जैसे ही वह शहर के गेट के पास पहुंचता है, उसे मार्गरेटा की आवाज सुनाई देती है, उसका नाम बुलाते हुए। उसे घबराहट घेर लेती है और वह अपनी रफ्तार बढ़ाता है। यकीन है कि अगर वह जंगल तक पहुंच गया तो जंगली एल्व्स उसके पक्ष में पलड़ा झुका सकते हैं। अचानक जैसे ही वह आजादी के पास पहुंचता है, उसकी टखने पर एक रस्सी कस जाती है। अगले ही पल उसे नीचे खींच लेती है। मार्गरेटा के ब्लैक लायन के कदम उसे तूफान की तरह आगे ले जाते हैं। उसकी चोट उसे घुटनों पर गिरा देती है और उसकी तलवार ठंडी तरह से उसकी गर्दन पर मंडराती है। मार्गरेटा ऐलान करती है कि बार्टोक का शासन खत्म हो गया है, लेकिन वह हार मानने से मना कर देता है। निराशा में वह उसे मारने के लिए एक आखिरी हमला करता है। वही अवज्ञा उसकी किस्मत तय करती है। वह अपने ब्लैक लायन क्लॉज निकालती है, उसे चीरते हुए, और उसकी जिंदगी खत्म कर देती है। उसकी आखिरी चीख गेम आर्क में गूंजती है, जैसे आखिर में इंसाफ मिलता है। जी हाँ, जो बार्टोक की मौत देखता है उलझा हुआ महसूस करता है। वह नहीं चाहता था कि बार्टोक मरे। फिर भी सुंगह्युक की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजती है, उदारता उलटा पड़ सकती है और अधूरे काम खतरनाक होते हैं। इस एहसास के साथ जीहा मान लेता है कि हंटर्स की दुनिया ज्यादा कठोर है जितना उसने सोचा था। हंटर्स के लिए उसका सम्मान और बढ़ जाता है और वह अब से तेज नजरों से उनके रास्ते को देखने का फैसला करता है। जैसे ही उसकी पोजेशन स्किल अपनी सीमा के पास पहुंचती है, मार्गरेटा को पास के हैमस्टर से कुछ अजीब महसूस होता है। फिर भी इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, जीहा शरीर से आजाद हो जाता है। गिमार्क के बेघर गांव वालों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए जीहा एक प्लान बनाता है। एक नक्शे का इस्तेमाल करते हुए वह प्टेरोड्रोन्स को निर्देश देता है कि वह बचे हुए लोगों को ढूंढें और उन्हें एस्ट्रम गांव तक ले जाएं, हर उस आदमी के लिए शहद का वादा करते हुए जिसे वह बचाते हैं। बीटल्स हिचकिचाते हैं उसके वादे पर शक करते हुए, तो जीहा ऑफर को और अच्छा बनाता है। वह उन्हें जब चाहे शहद देगा। इस भरोसे के साथ वह सहमत हो जाते हैं। उनकी मदद की वजह से घर और भोजन का संकट जल्दी हल हो जाता है। फिर भी एक बड़ी समस्या सामने आती है, गीमार्क के एस्ट्रम में आने से पैदा हुई सांस्कृतिक विभाजन। जीहा को चिंता है कि एस्ट्रम के गांव वाले नाराज हो सकते हैं उन लोगों के साथ अपना घर शेयर करने से जिन्होंने कभी आर्क का विरोध किया था। पुष्टि करने के लिए वह सेलिना से सलाह लेता है। वह सोचती है कि आर्क के प्रति उनकी भक्ति पुरानी रंजिशों से ज्यादा गहरी है और पुष्टि करती है कि एस्ट्रम नए लोगों का स्वागत करेगा। वह मानती है कि शुरू में थोड़ी तकरार हो सकती है क्योंकि गेम आर्क के लोग बाहर के हैं, लेकिन उसे यकीन दिलाती है कि जब तक वह आर्क में अपना विश्वास मजबूत रखेंगे, उन्हें परिवार की तरह माना जाएगा। राहत महसूस करते हुए जीहा वादा करता है कि वह सब कुछ तैयार रखेगा ताकि एस्ट्रम को कोई नुकसान न हो। अगले दिन राजकुमार एडिंसकाल के आदेश पर एस्ट्रम गांव के पास घर और सड़कें बनती हैं। वह मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है, निर्माण को तेज करने के लिए। जल्दी ही उसके आदमियों में से एक पास आता है, बताते हुए कि उसने जो जगह मांगी थी वह पहले ही पूरी हो चुकी है। एड और स्कैल पूरे हुए काम का जायजा लेते हैं और गांव वालों की तारीफ करते हैं, घास के मैदान को इतनी सफाई से साफ करने के लिए कि नए लोग आसानी से चल सकें। वह बदले में उसके नेतृत्व को श्रेय देते हैं।
फिर भी वह तारीफ को स्वीकार नहीं कर सकता। उसे याद आता है कि कैसे उसे घबराहट हुई थी जब उसने पहली बार सुना था कि 2000 इमिग्रेंट्स रास्ते में हैं और वह सच में कितने तैयार नहीं थे। यह उसकी गाइडेंस नहीं थी, बल्कि आर्क के अपोस्टल ने बीटल्स को भेजा था उन्हें रास्ते बनाने और घर बनाने में मदद करने के लिए, असंभव तेजी से। उनकी वजह से बस्ती बिल्कुल समय पर तैयार खड़ी है। एड और स्कैल एस्ट्रम के विस्तार से खुश हैं। सबको इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी पूरा करने के लिए कहता है। पेड़ों से क्रॉयडेल और क्रॉट्स अचानक हुई हलचल देखते हैं। क्रॉट्स को शक है कि यह निर्माण इमिग्रेंट्स का स्वागत करने के लिए है, साफ की गई सड़कों और उनके जंगल के पास बन रहे नए गांव को देखकर। क्रॉटल मानता है कि नए लोग गमार्क से होंगे। क्रॉट्स चिंता जाहिर करता है जो सांस्कृतिक मतभेद पैदा हो सकते हैं, लेकिन क्रॉयडेल जिद करता है कि यह सिर्फ गीमार्क है जो जबरदस्ती अंदर घुस रहा है। वह कुछ करने का फैसला करता है ताकि एस्ट्रम के साथ उनके रिश्ते मजबूत बने रहें। उसकी प्रेरणा सिर्फ 2 चीजों से चलती है, एस्ट्रम के नमक के लिए उसकी कभी न खत्म होने वाली चाहत, जो उसने पहले ही बहुत ज्यादा खा लिया है, और उसका विश्वास कि जो आर्क द्वारा धन्य है वह शायद जानते होंगे कि वर्ल्ड ट्री कहाँ है। तभी जीहा अपने हैमस्टर रूप में एल्व्स के पास जाता है, बोलकर उसे चौंकाता है। वह एल्व्स को उसी रात गांव वालों के साथ एक संयुक्त काउंसिल में शामिल होने के लिए एक निमंत्रण देता है। जब शाम होती है, दोनों पक्ष एस्ट्रम हॉल में इकट्ठे होते हैं। उनकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हैं जब वह आर्क के अपोस्टल के आने का इंतजार करते हैं। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और बीएम अंदर आता है। गांव वाले और एल्व्स जम जाते हैं, अपोस्टल के असली रूप को लेपर्ड समझते हुए, जब तक वह उस पर बैठे छोटे हैमस्टर को नहीं देखते। जीहा शांति से बताता है कि वह सिर्फ जानवर को पजेस कर रहा है, हालांकि उसका असली रूप उनसे ज्यादा अलग नहीं है। मीटिंग शुरू होती है। हर कम्युनिटी अपनी मौजूदा मुश्किलें बताती है और साथ में वह चर्चा करते हैं कि जी मार्क्स के लोगों की कैसे मदद करें अपनी नई जिंदगी में ढलने के लिए। बातचीत को होते हुए देखते हुए जीहा सोचता है कि यह उसके सपने की तरफ पहला कदम है, एक गहना जहां हर जाति सम्मान और एकता के साथ साथ रहती है। वह वादा करता है कि वह उस भविष्य को सच होते देखेगा, चाहे कुछ भी हो। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म होती है। सेलिना उठती है सबका शुक्रिया करने के लिए, आने के लिए, और ऐसी और मीटिंग्स करने की अपनी उम्मीद जाहिर करती है, सबसे अनुमोदन पाते हुए। क्रॉयडेल हालांकि बीच में बोलता है, कहता है कि उसका मकसद सिर्फ वर्ल्ड ट्री के बारे में क्लूज इकट्ठे करना था, क्योंकि संसाधन और मटेरियल्स उससे बहुत कम महत्व रखते हैं। ईडन स्किल एआरसी के अपोस्टल का अपना शुक्रिया जाहिर करता है मीटिंग को संभव बनाने के लिए, और जीहा इसके बजाय सबका शुक्रिया करता है अपनी मर्जी से आने के लिए। उसके बाद वह सेलिना के पास जाता है उसे अपने बगीचे से एक तोहफा देने के लिए, खुद वर्ल्ड ट्री की एक टहनी। जिस पल वह सुनते हैं कि यह वर्ल्ड ट्री से है, वह लगभग दौड़ते हैं उसे लगाने के लिए, उसके चारों तरफ एक बाड़ लगाते हुए जैसे वह एक अनमोल खजाना हो। एल्व्स पास में मंडराते हैं, आंखें बड़ी किए हुए, फुसफुसाते हुए कि क्या यह सच में उस लेजेंडरी पेड़ से है। कुछ घंटों के अंदर टहनी एक विशाल पेड़ में बदल जाती है, सबको हैरानी और अविश्वास में घूरते हुए छोड़ देती है। वह सब हैरान है क्योंकि वर्ल्ड ट्री महान युद्ध के दौरान जल गया था। क्रॉइट्स और क्रूडेल हैमस्टर के सामने सम्मान में झुकते हैं, उसका शुक्रिया करते हुए कि उसने उन्हें वर्ल्ड ट्री को दोबारा देखने दिया। जीहा ने उनसे पेड़ की रक्षा करने के लिए कहा और उन्होंने अपना सबसे अच्छा करने का वादा किया। प्रकृति देवता छोटी दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि गहना में आखिर एक वर्ल्ड ट्री उग रहा है। विनी घबराकर धीरे से बोलता है, पूछता है कि क्या वह बुलाने के लिए तैयार है। ग्राउलर सर हिलाता है, बताते हुए कि अलग अलग दुनिया के वर्ल्ड ट्री एक दूसरे से जुड़ते हैं, इसलिए उन्हें सफाई शुरू करनी होगी ताकि जब बियोम वापस आ जाएगा तो बुलाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। होंग पूछता है कि क्या उन्हें सच में यह करना पड़ेगा। ग्राउलर लंबी सांस लेता है, ये बताते हुए कि प्टेरोड्रोन्स के पास पहले ही बहुत काम है। विनी बीच में बोलता है, कहता है कि 1000 से ज्यादा प्टेरोड्रोन्स हैं, पक्का उनमें से कुछ खाली होंगे। ग्राउलर का सब्र टूट जाता है और वह चिल्लाता है कि बस बिना सवाल किए कर दो। 2 घंटे बाद ग्राउलर, बियल्म और विनी डिस्ट्रिक्ट 8 में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जगह मॉन्स्टरोन से भरी हुई है। वे तीनों अपने पंजे निकालते हैं, हमला करने के लिए तैयार, जबकि बायोम इतनी जोर से चीखता है कि मॉन्स्टरोन को लड़ाई शुरू होने से पहले ही घबराहट हो जाती है। रिपोर्टर चॉय जिहून डिस्ट्रिक्ट 8 में एक लड़ाई कवर करता है। 2 मॉन्स्टर ग्रुप आपस में लड़ते हैं, लेकिन एक जो जानवरों जैसा दिखता है दुश्मन मॉन्स्टरोन से जगह को साफ करता है, जबकि लोगों और इमारतों को बचाता है। उनका आना कहां से हुआ यह पता नहीं है, लेकिन उनके काम से इंसानों को कोई खतरा नहीं है। जीहा घर से ब्रॉडकास्ट देखता है, आखिर में समझ जाता है कि उसके 3 पालतू जानवर कहां चले गए थे। इसी बीच हांस सेंगहुक न्यूज में ग्रोलर को देखता है अपने घर से और तुरंत बाहर भागता है, हाइजिन से माफी मांगते हुए डिनर बीच में छोड़कर जाने के लिए। वह ट्रैफिक में से निकलता है। रेडियो पर खबर आ रही है कि 2 घंटे हो गए हैं जब से वह रहस्यमयी जानवर जैसे मॉन्स्टर दिखे हैं। डिस्ट्रिक्ट 8 के ज्यादातर जीव पहले ही साफ कर दिए गए हैं, सिर्फ बॉस कांगू बचा है जो जानवर मॉन्स्टरों से लड़ रहा है। लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखता है कि कांगू को एक भेड़िए जैसे जीव से बहुत तेज चोट लगती है, जिससे कमेंटेटर सवाल करते हैं कि क्या यह जानवर सच में इंसानियत के साथ है। वह जोर से रुकता है और आगे बढ़ता है ताकि खुद जानकारी ले सके। ह्युनसुक जो पहले से वहां है, हैरानी से सुंगयुक को देखता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। हन बताता है कि वह लड़ाई के बाद भेड़िए से बात करना चाहता है।
ह्युनसुक को भेड़िए के साथ अपना रिश्ता याद आता है और सोचता है कि सुंगह्युक बिल्कुल सही वक्त पर आया है। लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है और हंटर एसोसिएशन बीच में आने वाली है। जैसे ही मैनेजर सुंगह्युक के आने का ऐलान करने लगता है, हवा में एक तेज आवाज गूंजती है। दोनों घबरा जाते हैं। हन कहता है कि उसने सोचा था लड़ाई खत्म हो गई है और ह्युनसुक पक्का करता है कि कांग हो सच में हार गया है। फिर आसमान में एक बहुत बड़ी दरार पड़ती है। दरार खुल जाती है। पूरा एस्ट्रम गांव दिखता है जो अब किसी तरह इस धरती पर बुला लिया गया है। वे हैरानी से आसपास देखते हैं। हन तुरंत गांव को पहचान जाता है। उन्हें बचाने की जरूरत महसूस करता है और सोचता है कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। वह सोचता है कि क्या वह आखिर में ईडन स्कल और सेलेना से दोबारा मिल पाएगा। उसकी नजर एड और स्काल पर पड़ती है जो अपनी तलवार से मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हन उसकी तरफ भागता है, उसे उसके निकनेम से बुलाते हुए। एडी का सर जानी पहचानी आवाज सुनकर ऊपर उठता है। जल्दी समझ जाता है कि हान सच में यहाँ है। हान थोड़ा मजाक करते हुए बताता है कि जब वह एक बार गहना में बुलाया गया था, अब उन्हें धरती पर बुलाया गया है। एडी तेवर चढ़ाकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है। हन उस तरफ इशारा करता है जहां माउंट अपेटो कभी खड़ा था। पूछता है कि क्या एडी उसे अब भी देख सकता है। एडी पहले तो कॉन्फिडेंट था, क्षितिज को देखता है और घबरा जाता है जब उसे पहाड़ गायब मिलता है। हन गर्मी से हंसता है, एस्ट्रम के राजकुमार का धरती पर स्वागत करते हुए। दुनिया से छुपा हुआ एक फूल खुलता है और एक हाथ बाहर आता है। एक जीव आगे बढ़ता है। दुनिया के टकराने से बुलाया गया आर्क के अपोसल को ढूंढने के लिए बाहर आता है। वे सब एस्ट्रम हॉल में इकट्ठे होते हैं। हन एडी को बताता है कि वह अब धरती नाम की दुनिया में है, गहना में नहीं। इसलिए माउंट अपेटो अब नहीं है। सेलेना प्रेस को इस हालत में आर्क का असर महसूस होता है। हालांकि ह्युनसुक ने उनकी उलझन का पहले ही अंदाजा लगा लिया था, इसलिए वह पहले ही इससे निपटने के लिए तैयार हैं। हन शांति से बात करता है और खुद को कोरिया का एक हंटर बताता है। ग्रुप भविष्य के लिए प्लान पर चर्चा करना शुरू करता है। कुछ दिन बाद कोरियन हंटर एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस रूम में गहना के लोगों के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। आम लोग कहते हैं कि नए लोग बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। एक आदमी हेडक्वार्टर्स के बाहर एक कार में एक हैंडसम शख्स को देखता है, सोचता है कि क्या वह राजकुमार हो सकता है और कई लोग बाहर इंतजार करने का फैसला करते हैं ताकि जब वह निकले तो तस्वीरें ले सकें। अंदर ईडन स्कॉल एसोसिएशन का शुक्रिया करता है उनके लोगों को इस नई दुनिया में ढलने में मदद करने के लिए। वह ऐलान करता है कि उनके पास जितनी भी जानकारी है वह एसोसिएशन के साथ शेयर की जाएगी। जब वह स्टेज से बोलता है, ऑडियंस उसकी मौजूदगी से मोहित हो जाती है और कुछ तो उससे डिस्ट्रिक्ट 8 के जंगल में मिलने का सोच रहे हैं। जीहा हैरान है देखकर कि गहना पूरी तरह धरती पर बुला लिया गया है। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है और तुरंत शक करता है कि उसके पालतू जानवर इसमें शामिल हो सकते हैं। वह उनके पास ध्यान से जाता है, सोचता है कि वह वर्ल्ड ट्री के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। पहले उन्हें खिलाने का फैसला करता है जवाब मांगने से पहले। उसे अचानक एहसास होता है शायद उसने छोटी दुनिया से अपना कनेक्शन खो दिया है। वह चेक करता है और पता चलता है कि वह अब भी जुड़ा हुआ है और मदद कर सकता है। सिर्फ इतना फर्क है कि छोटी दुनिया में अब धरती भी शामिल है। जिहा को ऐसा लगता है जैसे वह एक देवता बन गया है जो दोनों दुनियाओं की देखभाल कर सकता है। उसे एहसास होता है कि उसे गहना से बचे हुए लोगों की मदद करनी होगी धरती पर जिंदगी में ढलने के लिए। वह जानता है कि दोनों दुनियाओं को संभालना जल्दी ही उसकी जिंदगी को बहुत ज्यादा बिजी बना देगा। कुछ दिन बाद हुयोन गहना के इमिग्रेंट्स को डिस्ट्रिक्ट 7 में गाइड करता है, उन्हें अपना गर्व, जिहा की दुकान और विशाल पेड़ दिखाते हुए। जैसे ही वे उसे देखते हैं उन्हें पहचान हो जाती है। यह वर्ल्ड ट्री है जो हैरान करने वाली हद तक बड़ा हो गया है। सेलिना को याद आता है कि अपोसल ने अपने बगीचे में एक वर्ल्ड ट्री का जिक्र किया था और उसे एक ख्याल आता है कि यह वही बगीचा हो सकता है। उसके बाद वायन गहना के लोगों को जिहा की दुकान के अंदर ले जाता है। उसकी आवाज की जानी पहचानी धुन और बियोम की मौजूदगी तुरंत सेलेना को हैरान करती है। हवियोन बायोम का परिचय कराता है, उसके अनोखे रंग पर हैरान होते हुए, और सोचता है कि एस्ट्रम में भी शायद ऐसे ही खास जानवर होंगे। सेलेना को नमक का एक जाना पहचाना गट्ठा दिखता है। तुरंत अपोसल के बारे में उसके शक को पक्का करता है। वह उसे मार्गरेटा से बात करते हुए देखती है, फिर भी वह अजनबी होने का नाटक करता है, उन्हें न पहचानने का दिखावा करता है। वह मार्गरेटा से हाथ मिलाता है, उसे ज्यादा बार आने के लिए कहता है, यह देखते हुए कि डिस्ट्रिक्ट 7 और 8 कितने पास हैं। वह ह्वायन की तारीफ का जिक्र करती है, उसकी पोशंस और स्क्रोल्स के बारे में, लेकिन जीहा नम्रता से उसे कम बताता है, मानता है कि वह अभी भी सीख रहा है। वह कहती है कि उसे जल्दी ही उसकी मदद की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वह अपने नाइट्स के साथ एक हंटर बनने का प्लान बना रही है ताकि कोरियन गवर्नमेंट पर बोझ न पड़े। जीहा सोचता है कि ब्लैक लायन नाइट्स आम हंटर्स से ज्यादा स्ट्रांग हैं और शायद उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वह उसे एक पोशन देता है, एक छोटे सुवेनियर के तौर पर। जैसे ही वह उसे लेती है, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आती है। सेलिना के सैंक्चुरी से पहचान को ट्रिगर करता है। उसे एहसास होता है कि यह आदमी आर्क का अपोसल है और उसे शुक्रिया और उत्साह की लहर महसूस होती है उससे खुद मिलने पर। जब सब चले जाते हैं, जीहा अकेला शांति से सोचता है, हैरान है कि उन्हें छोटी दुनिया के बाहर देखना कितना अजीब है। उसकी नजर डेस्क पर एक नोट पर पड़ती है। उसे खोलते हुए उसे पता चलता है कि यह सेलिना की तरफ से है, उसे एस्ट्रम आने का अनुरोध करते हुए।
उसे कुछ जरूरी बताना है। हालांकि जीहा सेलेना से आज पहली बार मिला था, उसकी रिक्वेस्ट से उसे बेचैनी महसूस होती है। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, इंसान के रूप में अंदर जाने का ख्याल उसे रोक देता है। जिस पल वह हिचकिचाता है, सेलेना और मार्गरेटा उसे खोलती हैं, उसे अंदर स्वागत करते हुए। वे जीहा को अंदर बुलाते हैं एक कप चाय के लिए, और वह अपनी हैरानी जाहिर करता है उसका नोट मिलने पर। उलझन में वह सेलेना से पूछता है कि वह उसे क्या बताना चाहती थी। वह ध्यान से अपने सवाल शुरू करती है, पूछती है कि क्या वह आर्क में विश्वास करता है। हालांकि उसे पता नहीं कि धरती पर इसे क्या कहते हैं। उनकी दुनिया में ये आर्क है। सेलिना बताती है कि उसने एक बार गहना को बनाया और उसकी देखभाल की थी, लेकिन फिर गायब हो गया था। हाल ही में एक आर्क अपोस्टल दिखा जो दूसरी दुनिया से होने का दावा करता था और गहना की देखभाल करने लगा। इस अपोस्टल ने जिक्र किया था कि उसकी दुनिया में एक वर्ल्ड ट्री है। डिस्ट्रिक्ट 7 में विशाल पेड़ देखकर सेलिना को शक हुआ कि यह इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री हो सकता है। वह मानती है कि उसने शुरू में सोचा था कि उसकी दुकान के पास का वर्ल्ड ट्री एक इत्तेफाका है, लेकिन उसके पास नमक का थैला और उससे आगे की बातों ने उसकी थ्योरी को पक्का कर दिया। वह फिर जीहा से सीधे पूछती है कि क्या वह आर्क का अपोस्टल है। उसकी आंखों में यकीन देखकर जीहा समझ जाता है कि इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। वह मानता है कि वह आर्क का अपोस्टल है और बताता है कि वह कैसे अपोस्टल बना और अब तक उसने क्या रोल निभाया है। वह सब कुछ बताता है जो उसे याद आता है। इसमें यह भी शामिल है कि वह गहना की कैसे मदद कर रहा है। आखिर में किसी से बात करने की राहत महसूस करते हुए इस मुश्किल के बारे में जीहा को अपने कंधों से राज का बोझ उतरता हुआ महसूस होता है। सेलेना उसके सामने घुटने टेक देती है। यकीन है कि वह खुद आर्क है और उस पर कभी शक करने के लिए माफी मांगती है। जीहा बेचैन होकर उसे उठने के लिए कहता है और साफ करने की कोशिश करता है कि वह आर्क नहीं है, लेकिन मार्गरेटा उस पर और जोर देती है, जिद करती है कि उसने सब कुछ प्लान किया था। वह मानता है कि उसने सिर्फ वर्ल्ड ट्री की मर्जी का पालन किया, अपने थोड़े से फैसले के साथ। मार्गरेटा को चिंता है कि अगर लोगों को उसकी असली पहचान पता चल गई तो उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। फिर भी वह खतरे के बावजूद सबकी मदद करता रहता है। जीहा एक एहसान मांगता है और दोनों तुरंत उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह सिर्फ इतना कहता है कि वह उसे जीहा बुलाएं और उसके गॉड मोड स्टेटस को राज रखें। सेलिना उसकी इच्छा समझती है, एक आम जिंदगी की, और जीहा सहमत है कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी अगर उसकी पहचान पता चल गई। वह उनकी हर तरह से मदद करने का वादा करता है, लेकिन चेतावनी देता है कि आगे उनसे एक बड़ा एहसान मांगा जा सकता है। मार्गरेटा उत्साह से सहमत होती है, उसकी वफादारी की कसम खाती है, उसकी जान बचाने के लिए। उस पल एक प्रॉम्प्ट दिखता है जीहा को बताते हुए कि मार्गरेटा रसल ने उसकी वफादारी की कसम खाई है। सिस्टम बताता है कि एक चैंपियन बनाने से उनकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी। हालांकि यह फैसला बदला नहीं जा सकता और उसकी पुष्टि मांगता है। जीहा सेलेना को सब कुछ बताता है, जो बताती है कि आर्क का चैंपियन होना ऐसी बात है जो ड्रैगन के युग के बाद से नहीं हुई है। तब आर्क ने एक नेक नाइट को चुना था दुनिया में संतुलन वापस लाने में मदद करने के लिए। ये चैंपियन सीधे आर्क के नीचे काम करते हैं, उसके एजेंट के रूप में व्यवस्था बनाए रखते हैं। जीहा मार्गरेटा से पूछता है कि क्या वह सच में पक्की है उसका चैंपियन बनने के बारे में, जोर देते हुए कि यह फैसला हमेशा के लिए है। लड़की उत्साह से भरी हुई है, ऐलान करती है कि वह उसकी वजह से दोबारा पैदा हुई है और अपनी जिंदगी से उसकी सेवा करने का वादा करती है। वह उसकी तीव्रता पर हिचकिचाता है, फिर इस विचार को मना कर देता है। उसे उस पर सब कुछ दांव पर लगाने नहीं देना चाहता। जबकि सेलेना उसके फैसले को समझने की कोशिश करती है, मार्गरेटा की निराशा साफ दिखती है। जीहा सब्र से बताता है कि वह किसी की जिंदगी और सपने नहीं लेना चाहता, उन्हें जल्दी अपना चैंपियन बनाकर। वह जोर देता है कि उन्हें भरोसा बनाना होगा ऐसा बड़ा फैसला लेने से पहले। मार्गरेटा आखिर में शांत हो जाती है, समझती है कि इंसानी रिश्ते सिस्टम के नियम से ज्यादा जरूरी है। वह जीहा से कहती है कि अब से उसे मैरी बुलाए, एक नाम जो सिर्फ कैप्टन ही इस्तेमाल करता है। सेलिना फिर जीहा को ड्रैगन के युग से एक स्टडी गाइड देती है। वह उसे शुक्रिया के साथ लेता है, उसे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई किताब मौजूद है। वह बताती है कि किताब उसे ड्रैगन को समझने में मदद करेगी कि वह कैसे बिना किसी निशान के गायब हो गए, और इसमें चैंपियंस के बारे में जानकारी भी है। वह कुछ देर यादें ताजा करते हैं, उसके साथ अपने पिछले अनुभवों की यादों पर। अगले कुछ दिनों में वह सेलिना द्वारा दी गई किताब पढ़ता है, जिसमें ड्रैगन और न्यूट्रल्स नाम के जीवों पर गाइड थी। वह सीखता है कि ड्रैगन कितने शक्तिशाली थे, जो मार्गरेटा के चैंपियन बनने के उत्साह को समझाता है। लेकिन यह अब भी काफी नहीं है उसके फैसले को बदलने के लिए। किताब ड्रैगन के युग का वर्णन करती है, एक ऐसा समय जब इंसान और मॉन्स्टर साथ रहते थे। ड्रैगन को आर्क द्वारा न्यूट्रलिटी का रोल दिया गया था, जातियों के बीच लड़ाइयों को रोकने के लिए। कुछ ड्रैगन हालांकि अपने मकसद से भटक गए। एस्ट्रागन इंसानी तारीफ से नशे में खुद को देवता घोषित कर दिया। प्रकृति देवता अपने चैंपियंस की मदद से एस्ट्रागन को रोकने में कामयाब रहे और उसकी हड्डियां सैंक्चुरी में रख दी। हालांकि बाकी ड्रैगन बाद में टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जीहा मुश्किल से इस कहानी पर विश्वास करता है, फिर भी उसे एहसास होता है कि यह एक परी कहानी के रूप में कितनी दिलचस्प होगी। हालांकि जीहा को यह सब इरियल लगता है, उसे कहानी दिलचस्प लगती है। उसे एक आइडिया आता है, वह इस लेजेंड को एक थीम्ड डंजन में बदल सकता है। जबकि ट्रेनिंग डंजन्स लो रैंक्ड हंटर्स के लिए काफी हैं, मिड और हाई रैंक्ड हंटर्स एक ऐसे डंजन के हकदार हैं जिसमें गहराई और कहानी हो।
ये कहानी उसे घिसी पिटी हीरो प्रिंसेस को बचाता है वाली कहानी छोड़ने देती है। वह एक ऐसे डंजन की कल्पना करता है जिसमें एक डरावना ड्रैगन बॉस हो जो वफादार साइड मॉन्स्टरों द्वारा गार्ड किया गया हो, और उसे इस कॉन्सेप्ट पर उत्साह महसूस होता है। वह डंजन डिजाइन करना शुरू करता है, लेवल लिमिट 35 रखता है और एक बार में सिर्फ 10 हंटर्स को अलाउ करता है। जब डंजन का फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है, वह अपने पालतू जानवरों को बुलाता है हंटर्स और ड्रैगन्स के लिए डॉल्स तैयार करने में मदद करने के लिए। होम काम करने पर बड़बड़ाता है, लेकिन विनी उसे डांटता है, जिद करता है कि वह तुरंत मटेरियल्स इकट्ठे करना शुरू करे डंजन को समय पर पूरा करने के लिए। जब वह एक गेट खोलता है, होंग उनकी इंटेलिजेंस पर घबरा जाता है, तो विनी रास्ता बदलकर ग्रैंड लाइब्रेरी की तरफ जाता है और यंगी को किडनैप कर लेता है। वे तीनों खुद को धूप में तपती रेगिस्तान में घसीटते हैं, थके हुए। जब उसे शक होता है कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं, 2 घंटे तक कुछ न मिलने के बाद होंग विनी को दोष देता है, जो बदले में यंगी को दोष देता है, और वह लड़ना शुरू कर देते हैं। अचानक एक खरगोश उनके सामने से गुजरता है और गिर जाता है। कुछ पल बाद वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, अपने हाथ जोर जोर से हिलाते हुए। वह उसके इशारों को मदद की पुकार समझते हैं। जब उसे हैरानी होती है कि एक खरगोश को क्या मदद चाहिए होगी इतने सूखे रेगिस्तान में। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाए, खरगोश विनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे आगे घसीटता है। वे एक विशाल ड्रेक के सामने रुकते हैं और छोटे खरगोशों का एक परिवार पास में डर से सिमटा हुआ है, डर से जमा हुआ। लड़ाई से बचना कोई ऑप्शन नहीं है। विनी एक बड़े भालू में बदल जाता है, हमला करता है और अकेले ही ड्रेक को हरा देता है। खरगोश लीडर हैरानी से देखता है, बचाने वाले पंजे उठाते हुए दूसरों को बचाने के लिए। यकीन है कि विनी एक और मॉन्स्टर है। फिर वह उस खरगोश को देखता है जो मदद के लिए दौड़ा था, भालू के ऊपर बैठा हुआ, और बातों को जोड़ता है। मॉन्स्टर उनकी मदद करने आया है। जी हाँ, आसपास देखता है दिन के लिए कुछ करने के लिए, और देखता है कि धुंध आखिर में एक और जगह से हट गई है। बियोम और डोगो उसके पास दौड़ते हैं और वह इस नए खुले हुए एरिया को उनके साथ एक्सप्लोर करने का सोचता है। इससे पहले कि वह हिल पाए, उसके बगीचे में एक गेट खुल जाता है और खरगोशों की एक सुनामी अंदर घुस जाती है, हर दिशा में कूदते हुए। जी हाँ, जम जाता है, अजीब भीड़ को घूरते हुए। इस अफरा तफरी में कहीं वह अपने 3 दूसरे पालतू जानवरों को देखता है जो खुद पर बहुत गर्व करते दिखते हैं, और उसे एहसास होता है कि वह यहाँ रहने के लिए हैं। जी हाँ, चिंता करता है कि सारे खरगोश कहाँ रहेंगे। एक बहादुर खरगोश आगे कूदता है और वह उसे सहलाता है, समझता है कि यह छोटा फ्लफ बॉल लीडर होगा। वह बताना शुरू करता है कि बगीचे में काफी जगह नहीं है, यहाँ तक कि प्टेरोड्रोन्स को मदद के लिए बुलाने का सोचता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाए, खरगोश आसपास देखते हैं, फिर जोश से खोदना शुरू कर देते हैं, अपने लिए एक आरामदायक घर बनाते हुए। जी हाँ, पलक झपकता है, हैरान है। उन्होंने पहले ही खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, और क्योंकि वह अब उसके परिवार का हिस्सा है। लीडर को एक नाम देता है, मूनी। उलझन में जी हाँ पूछता है कि वह विनी और दूसरों से कैसे मिले। खरगोशों ने बताया कि उन्हें रेगिस्तान की यात्रा के दौरान ड्रेक से बचाया गया था। जी हाँ हैरान है। रेगिस्तान में एक ड्रेक का होना बहुत अजीब है, क्योंकि ऐसे जीव आमतौर पर दलदल में रहते हैं। मोहित होकर वह देखता है जब मूनी एक पोर्टल खोलता है, उसके पास ड्रैगन की हड्डियां दिखाते हुए। बातों को जोड़ते हुए जी हाँ समझ जाता है कि ड्रेक हड्डियों की तरफ खिंचा गया था, क्योंकि ड्रेक्स ड्रैगन के अवशेषों के संपर्क में आने पर इवॉल्व हो सकते हैं। वह सोचता है कि मूनी को हड्डियां कहाँ मिली और वह किस ड्रैगन की थी। मूनी जमीन पर एक टहनी से बनाता है, जानवरों को एक ड्रैगन से लड़ते हुए दिखाता है जो एक पहाड़ के पीछे दूसरे की हड्डियों की रक्षा कर रहा है। जी हाँ तुरंत तस्वीर को सेलिना की गाइड से पहचान जाता है। हड्डियां एस्ट्रागान्स ड्रैगन लॉर्ड की होनी चाहिए। उसे एक आइडिया आता है, वह उनका इस्तेमाल अपने थीम्ड डंजन के लिए एक ड्रैगन बनाने के लिए कर सकता है। वह मूनी की इजाजत मांगता है, जो खरगोश सर हिलाकर दे देता है, तो वह हड्डियों से एक ड्रैगन डॉल बनाने का फैसला करता है। टेरोड्रोन्स पर भरोसा करने का प्लान बनाता है ताकि वह असली लगे। उस बिल्कुल सही समय पर वह लाइफ क्रिएशन स्किल अनलॉक करता है, जो उसे लकड़ी, मिट्टी या कीमती धातु जैसे मटेरियल्स को एक शरीर में आकार देने और उसमें एक आत्मा डालने की इजाजत देता है। इस संभावना से हैरान वह सोचता है कि उसे ड्रैगन डॉल में डालने के लिए आत्मा कहाँ मिलेगी। जब वह सोचता है, टेरोड्रोन्स का एक ग्रुप आता है, एक गोला पेश करते हुए जो एनर्जी से घूम रहा है। जी हाँ तुरंत उसे एस्ट्रागन की आत्मा के रूप में पहचान जाता है, और हैरान है कि बीटल्स ने बिना किसी निर्देश के कितनी अच्छी तरह समझ लिया। वह हड्डियों का इस्तेमाल करके शरीर को आकार देता है और वर्ल्ड ट्री को चैनल करता है उसके अत्याचारी शासन की यादें मिटाने के लिए, और उसकी आत्मा के अंदर एक मासूम दिमाग छोड़ देता है। वह फिर लाइफ क्रिएशन स्किल का इस्तेमाल करता है आत्मा को डॉल में डालने के लिए। सिस्टम पुष्टि करता है कि प्रक्रिया सफल है, साफ करते हुए कि अब इस क्रिएशन में एक महान आत्मा है और वह अपनी यादों के हिसाब से काम करेगी। एक टाइमर शुरू हो जाता है, आत्मा को सिर्फ 2.5 घंटे के लिए शरीर में रहने की इजाजत देता है। अब सिर्फ इतना बचा है, ड्रैगन को छोटी दुनिया में ट्रांसफर करना। ट्रांसफर होने के बाद ड्रैगन जाग जाता है, महसूस करता है जैसे वह अभी अभी एक लंबी गहरी नींद से निकला है। अपने अंदर कुछ अनजाना महसूस करते हुए वह ध्यान से देखने का फैसला करता है। उड़ते हुए वह सूखे इलाके को एम्पायर की राजधानी के लिए स्कैन करता है, लेकिन सिर्फ बंजर जमीन देखता है, जिससे वह उलझा हुआ और भटका हुआ महसूस करता है। अचानक एक विशाल घूमता हुआ पोर्टल दिखता है
उससे बचने में असमर्थ, ड्रैगन अंदर खिंच जाता है। उसकी आंखों में घबराहट और अविश्वास भर जाता है। पोर्टल ड्रैगन को एक बिल्कुल अलग दुनिया में फेंक देता है। इसी बीच हुयन जीहा की दुकान पर है। वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि जीहा और मार्ग्रेटा जो अभी मिले थे बहुत करीब आ रहे थे। उसके ख्याल तब टूटे जब एक आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया, चिल्लाते हुए बोला कि डिस्ट्रिक्ट 7 में एक ड्रैगन तबाही मचा रहा है। हंटर्स ने तुरंत विकी चेक किया पर ड्रैगन का कोई नाम नहीं मिला। इससे पता चला कि यह बिल्कुल नए टाइप का ड्रैगन है। तभी इटर्नल फ्लेम गिल्ड वहां पहुंच गई हालात को संभालने के लिए। एचवायून इस गिल्ड को लीड कर रही थी, जबकि मार्ग्रेटा ने जीहा की दुकान बचाने में मदद करने की जिद की, जिससे हवायून को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी टीम को हमला करने का हुक्म दिया, अपनी गिल्ड की ताकत दिखाने के लिए। ड्रैगन ने ग्रुप को देखा और आग का एक तेज सांस छोड़ा, लेकिन हवायून ने उसे रोक दिया। मार्ग्रेटा ने ब्लैक लायन अटैक किया, जबकि हवायून ने अपना फ्लेम स्पेल यूज किया, जिससे आग के गोले उस जानवर की तरफ तेजी से गए। ड्रैगन हैरान रह गया कि उसकी आग इतनी आसानी से कैसे रोक दी गई। वह सोचने लगा कि क्या यह इसलिए है क्योंकि दोनों चैंपियंस हैं, या वक्त ने उसकी ताकत कम कर दी है। यह सोचकर कि सोल उसके प्लान का हिस्सा नहीं है, ड्रैगन भागने की कोशिश करता है। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा हाथ नीचे आया, जिससे लोग पूरी तरह हैरान रह गए। लेकिन मार्ग्रेटा को थोड़ी राहत मिली क्योंकि वह जानती थी कि यह किसका हाथ है। उस हाथ ने ड्रैगन को तेजी से हवा में ऊपर उठा लिया। हवायून डर के मारे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बड़ा हाथ दोस्त है या दुश्मन, जब तक एक साथी ने उसे शांत होने को नहीं कहा, यह सोचकर कि हाथ उनकी मदद कर रहा है। जीहो ने आराम किया। एक बहुत बड़े खतरे को रोकने के बाद वह मार्ग्रेटा और हवायून के साथ था जब वह मॉन्स्टर दिखा। दोनों उसकी तरफ दौड़े, जिससे उसे गार्डन में चुपके से घुसने और ड्रैगन को छोटी दुनिया से बाहर निकालने का अच्छा मौका मिल गया। जब उसका डर खत्म हुआ तो जीहा चौकन्ना हो गया। वह तुरंत समझ गया कि उसके जानवर दोस्तों ने ही यह सब किया है। डिस्ट्रिक्ट 7 में बिना डंजन ब्रेक के ड्रैगन का आना नामुमकिन है। उसने अपने पेट से पूछा कि गेट किसने खोला, जिससे ड्रैगन अंदर आया। विनी पैनी के पीछे छुप गया, रोते हुए। उसके चेहरे पर आंसू थे और उसने बताया कि वह सिर्फ एस्ट्रागन को गार्डन में लाना चाहता था, गलती से उसने उसे धरती पर भेज दिया। छोटे भालू को इतना परेशान देखकर जीहा ने सोचा कि बेओ ने उसे पहले ही डांटा होगा, इसलिए उसने भालू को गले लगा लिया। जब जीहा विनी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, एस्ट्रागॉन गार्डन में जाग गया। वर्ल्ड ट्री की जानी पहचानी खुशबू ने उसका ध्यान खींचा और वह बड़े पेड़ के नीचे रुक गया। लाल ड्रैगन को जागा हुआ देखकर जीहा ध्यान से उसके पास गया और ड्रैगन ने उससे उसकी पहचान के बारे में पूछा। जीहा ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह लाल ड्रैगन एस्ट्रागॉन है। ड्रैगन ने हुक्म के साथ जवाब दिया, जिद की कि उसे वह इज्जत मिले जो वह डिजर्व करता है, और जीहा को एक बच्चा कहकर टाल दिया। जीहा ने अपना चेहरा सीधा रखा, हालांकि अंदर ही अंदर वह बड़बड़ाया कि 25 साल की उम्र में वह बच्चा नहीं है। बात बदलते हुए उसने पूछा कि क्या उसे चोट लगी है, क्योंकि उसने उसे हल्के से पकड़ने की पूरी कोशिश की थी। एस्ट्रागॉन को जीहा की हिम्मत पर गुस्सा आया कि उसने उसे पकड़ा। उसने जीहा से गार्डन के बारे में पूछा, उसके गले में मेटल के मोतियों का हार और उसका शरीर इतना छोटा क्यों हो गया है। जीहा को सच बताने में मुश्किल हो रही थी, बिना ड्रैगन के घमंड को ठेस पहुंचाए। जब एस्ट्रागॉन को पता चला कि वह मर गया था तो उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। ड्रैगन्स को आर्क ने अमर बनाया था और यह सोच कि वह खत्म हो सकते हैं नामुमकिन थी। उसके गले में आग भर गई जब उसने गुस्से में सच पूछा। बायोम बीच में कूदा और ड्रैगन के सर पर थप्पड़ मारा, जिससे वह बेइज्जती पर चीखने लगा। 3 नेचर गॉड्स बीच में आए और उसे इज्जत और तमीज के बारे में लंबी लेक्चर दी। बाल्म ने उसे सख्ती से हुक्म दिया कि वह उनके मास्टर जीहा का सम्मान करे, जो आर्क के रास्ते पर चलता है। एस्ट्रागन को लगा कि वह सब मजाक कर रहे हैं। बायएम ने उसे सीधी बात बताई कि वह 500 साल पहले एक जालिम राजा के रूप में मर गया था और मॉन्स्टर्स ने गेहना को खत्म कर दिया था, जिससे उन्हें धरती पर आना पड़ा। बायोन ने जीहा की तरफ इशारा किया, उसे अपना मास्टर और सब कुछ का केंद्र बताया। ड्रैगन को इतनी सारी जानकारी समझने में मुश्किल हो रही थी। विनी ने पूछा कि क्या वह सच में इतना बूढ़ा हो गया है कि अपना मकसद भूल गया और लापरवाही से काम करने लगा। उसे पता चला कि कॉन्टिनेंट को जीतने की उसकी इच्छा ने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे उसके भाई बहनों की आत्माएं कैद हो गई थीं। उन्होंने जीहा का मकसद बताया कि वह उसके भाई बहनों को वापस लाएगा। उसे सच दिखाने के लिए टेराड्रोन्स ने यंगी की लाइब्रेरी से रिकॉर्ड्स दिखाए, जिसमें उसके जुल्म के दौर का पूरा हिसाब था। एस्ट्रागन को लगता था कि आर्क ने उसे छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह थी कि उसने ही आर्क को छोड़ दिया था। यंगी ने बताया कि एस्ट्रागन पहला ड्रैगन था जिसे पवित्र कानून लागू करने के लिए चुना गया था, और उसने उसे पिछली बातें भूलने को कहा। वह दोबारा पैदा हुआ है। उसका शरीर कमजोर है क्योंकि जीहा की लाइफ क्रिएशन स्किल उसकी पहले वाली ताकत को पूरी तरह वापस नहीं ला सकती, पर वह गार्डन में और मजबूत हो जाएगा। सच्चाई को मानकर एस्ट्रागॉन ने हकीकत के आगे सर झुकाया, जीहा को अपना मास्टर मानते हुए, और एक नए मकसद के लिए पूछा। उसे याद आया कि आर्क ने गेहना के जीवों को खास काम दिए थे। एल्व्स को प्रकृति के साथ मिलकर रहना था, ड्रैगन्स को पवित्र कानून लागू करने थे। हर कोई आर्क की मर्जी से चलता था।
उसने जिद की कि बिना मकसद के वह कुछ नहीं है। जीहा ने जवाब दिया कि मकसद मुश्किल होना जरूरी नहीं है, वह बस गार्डन का हिस्सा बन सकता है, एक शांति भरी जिंदगी जीते हुए। एक हल्की हवा चली और एस्ट्रागॉन ने खुद से माना कि यह जगह इतनी बुरी नहीं हो सकती। जीहा ने आखिरकार ड्रैगन का नाम रखा, यह सोचकर कि एस्ट्रागॉन बहुत लंबा है, और उसने यांग नाम चुना। बिल्ली, जो हमेशा समझदार थी, ने ड्रैगन को याद दिलाया कि उसने अच्छा किया है, पर उसे ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यांग को अपना नया काम बहुत आसान लगा। सिर्फ गार्डन में मुफ्त में शामिल होने के लिए कहना एक ड्रैगन के लिए सही नहीं लगा। उसने जीहा से एक बड़े मकसद के लिए पूछा, और तब जीहा को ख्याल आया कि वह यांग को उस थीम्ड डंजन का फाइनल बॉस बना सकता है जो उसने बनाया था। दिलचस्प होकर यांग ने पूछा कि यह काम कितना मुश्किल होगा। जीहा ने उसे एक एक कदम करके ट्रेन किया, और कई दिनों के बाद सिखाने का काम खत्म हो गया। आखिरकार जीहा ने डंजन खोला, यांग को चेतावनी देते हुए कि हंटर्स आ रहे हैं। जीहा ने यांग को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने की सलाह दी, क्योंकि डंजन के अंदर मौत हमेशा के लिए नहीं होती। यह सुनकर कि उसके दुश्मन वही लोग होंगे जिन्होंने उस पर डिस्ट्रिक्ट 7 में हमला किया था, यांग का उत्साह और बढ़ गया। फिर भी जीहा सोचता है कि क्या वह इस कमजोर रूप में उन हंटर्स के खिलाफ सच में तैयार है जिनके पास एडवांस्ड गियर और स्किल्स हैं। इस बात से यांग को बहुत गुस्सा आया, आग उगलते हुए यह साबित करने के लिए कि वह कमजोर नहीं है। जीहा ने उसे शांत होने को कहा और बाद में उसके स्टैट्स ठीक करने का वादा किया। हालांकि यांग अब अपना रोल समझ गया था, फिर भी उसे यह बुरा लग रहा था कि उसे उसकी असली रैंक से कम समझा जा रहा है। थोड़ी देर बाद यांग ने हंटर्स को आते हुए सुना। वे आपस में लड़ रहे थे कि उन्होंने इतना डिटेल्ड क्वेस्ट कभी नहीं देखा। नए लोग मॉन्स्टर को देखकर कांप उठे। पुराने हंटर्स उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, अपनी स्किल्स पर भरोसा करते हुए, जब तक उन्होंने आखिरकार उस जानवर को देखा और उनकी हिम्मत वहीं खत्म हो गई। हंटर्स हैरान थे, सोच रहे थे कि जो मॉन्स्टर कुछ दिन पहले शहर में दिखा था वह यहाँ तक कैसे भाग आया। यांग गुस्से से भर गया, वह कभी भागा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई उसे कम समझने की। एक तेज गरज के साथ उसने गर्जा कि वह अपना गुस्सा बाहर निकालेगा, और आग का एक तूफान छोड़ा जिससे पूरा डंजन हिल गया। उस दिन प्राइमोर्डियल ड्रैगन की गरज ने सबकी हड्डियां हिला दी, और कुछ घंटों में ही पूरी दुनिया में खबर बन गई। न्यूज एंकर्स ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट 7 का ड्रैगन एक ट्रेनिंग डंजन में छुपा हुआ था, जहां हान स्योंग ह्यूक की सपोजिडली अनबीटेबल टीम उसके पीछे गई और हार गई। डंजन की जांच शुरू हो गई है। इधर चाहवायुन ने अपनी गिल्ड को दूसरी कोशिश के लिए इकट्ठा किया, उन्हें रेजिस्टेंस पोशंस, स्क्रोल्स और दूसरी जरूरी चीजें ले जाने को कहा। एक लाइव ब्रॉडकास्ट पर न्यूज एंकर्स ने किम ह्यून सुक को डंजन के बारे में बताने के लिए बुलाया। उसने बताया कि डंजन अचानक दिखा और पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। जब बॉस मॉन्स्टर की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा गया, उसने साफ किया कि सिस्टम ने खुद क्वेस्ट को रेड ड्रैगन बताया है। इससे यह कंफर्म होता है कि यह एक ड्रैगन क्लास एंटिटी है। उसने आगे बताया कि हर चैलेंजर जो अंदर जाता है उसे हीरो नाम का एक स्पेशल बफ मिलता है और एक टेम्पररी टाइटल ड्रैगन स्लेयर, जो इससे पहला असली थीम्ड डंजन बनाता है। एंकर ने पॉसिबल रिवॉर्ड्स के बारे में डिटेल्स मांगी। ह्युनसुक ने कहा कि डंजन की मुश्किल को देखते हुए रिवॉर्ड्स बहुत कमाल के होंगे। इधर जीहा की बहन की टीम पौधे लगाने में लगी थी जब मिनसोक खाना लेकर अंदर आया। गुंगबक राहत से लगभग रो पड़ा, कहते हुए कि उसे बहुत भूख लगी थी। उसके और सन यंग के बीच काम को लेकर थोड़ी बहस हो गई, लेकिन मिनसोक ने बीच में आकर तनाव कम किया, सबको बैठकर खाना खाने को कहा। खाना देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और सन यंग ने जीहा को बुलाया। वह अंदर आया, देर से आने के लिए माफी मांगी और मिनसोक का शुक्रिया किया। खाने के बीच में ग्योंगबैक ने जीहा के हाथों को गौर से देखा और पूछा कि क्या वह एक्सरसाइज कर रहा है। जीहा ने मना किया, कहते हुए कि उसके पास सिर्फ अपनी दुकान के लिए वक्त है। लेकिन गुंगबैक ने और जोर दिया, उसकी छाती को छुआ और हैरानी से बोला कि उसकी मसल्स कितनी सॉलिड हैं। बाकी लोग बिना ज्यादा सोचे खा रहे थे, पर जीहा को बेचैनी होने लगी क्योंकि क्योंगबाक रुकने को तैयार नहीं था। यह महसूस करते हुए पैनी दौड़ता हुआ आया और उसने अपना सींग गुंगबाइक के चेहरे पर मारा। हालांकि वह अंदर से शुक्रगुजार था। उसने हल्के से छोटे जानवर को डांटा कि लोगों को चुभोना नहीं चाहिए। सुंघो भी मजाक में शामिल हो गया, यह देखते हुए कि जीहा उससे ज्यादा फिट लग रहा था, और दोबारा पूछा कि क्या वह चुपके से ट्रेनिंग कर रहा है। उसने साफ मना किया, अब भी अनजान बन रहा था, जबकि सुंघो ने उसे अपने शरीर पर शर्मिंदा न होने के लिए हिम्मत दी, लेकिन वह जिद्दी होकर अनजान बना रहा। शोर शराबे से बेपरवाह ग्रॉलर टीवी के सामने बैठ गया। ब्रेकिंग न्यूज ने बीच में रोक दिया। येलोस्टोन में एक भूकंप मैग्नीट्यूड 9.5 की ह्यून वू सीन से लाइव रिपोर्ट कर रहा था। उसे पूरी तरह से अफरा तफरी बता रहा था। जब ड्रोन फुटेज स्क्रीन पर दिखी, ग्रॉलर सख्त हो गया और गुर्राने लगा। स्क्रीन पर एक बहुत बड़ा पेड़ दिखा, उसकी शाखाएं अंधेरे में मुड़ी हुई थीं। उनके बीच एक बड़ा सा कली फूल रही थी। पहली नजर में यह वर्ल्ड ट्री जैसा लगता था, लेकिन जीहा बेहतर जानता था वर्ल्ड ट्री जिंदगी की रक्षा करता है। यह चीज सिर्फ तबाही फैला रही थी। उस शाम ड्रीम गार्डन में यंगी ने उसकी बाजू खींची और उसे एक पोर्टल से अंदर खींच लिया। वह अंदर गया। उसे पता चला कि यह एक लाइब्रेरी है, पर वह नहीं जो यंगी ने उसे पहले दिखाई थी। ये वाली और गहराई में जाती थी, एक अंधेरे बेसमेंट में। वहां उसने देखा, उसके सामने हवा में एक शानदार किताब लटक रही थी, जो ऐसे रोशनी दे रही थी जैसे वह जिंदा हो। किताब के अंदर जीहा को ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में डरावनी जानकारी मिली, वही चीज जिसने येलोस्टोन भूकंप शुरू किया था।
कहा जाता है कि यह लॉर्ड ऑफ द अबिस की है, एक शख्स जो शायद हाई लॉर्ड योंग ने कभी बताया था उसके बराबर का है। अगर किताब सही है तो अमेरिका भी महफूज नहीं है। किताब बताती है कि यह पेड़ धरती को ही खा जाता है, इसकी मौजूदगी ही वर्ल्ड ट्री की रोशनी को डूबा सकती है। यह समझकर कि सिर्फ वह ही इसका सामना कर सकता है, उसने ह्यूनसुक को फोन करने और अमेरिका की पेशकश को मानने का फैसला किया। जीहा ने रिक्वेस्ट की कि उसे येलोस्टोन के पास रखा जाए। ह्यूनसुक हिचकिचाया, चेतावनी देते हुए कि वहां पहले ही बहुत मॉन्स्टर्स हैं, पर हमारा हीरो जिद करता है कि पेड़ से निपटना जरूरी है। हालांकि वह राजी नहीं था। ह्यूनसुक समझ गया कि वह बिना वजह जिद नहीं करेगा। ह्यूनसुक ने सोचा कि जीहा पर नजर रखना और चुपचाप उसकी मदद करना ज्यादा बेहतर है, बजाय उससे ऐसे सवाल पूछने के जो वह बताएगा नहीं। उसने उसके लिए येलोस्टोन के बिल्कुल बाहर कैस्पर नाम के एक पास के कस्बे में रहने का इंतजाम किया। सुरक्षा के लिए उसने खुद उसे एस्कॉर्ट करने की जिद की और उसकी सुरक्षित वापसी का वादा किया। यह शर्त जीहा ने मान ली। नेचर गॉड्स ने जीहा की कॉल सुनी, उन्हें राहत मिली। आखिरकार उसने खुद जाने का फैसला किया है, वरना वह उसे जबरदस्ती वहां खींच कर ले जाते। विनी ने तुरंत तैयारी करने को कहा, पर बायोम ने उसे टाल दिया, कहते हुए कि यह आसान है। टेरोड्रोन्स मॉन्स्टर्स का ख्याल रखेंगे और जीहा को बचाएंगे, जबकि वह पेड़ से निपटेंगे। जब विनी ने पूछा कि सफर के दौरान जीहा के साथ कौन होगा, बायोम ने शांति से इस चिंता को टाल दिया, जिद करते हुए कि उसने पहले ही परफेक्ट एस्कॉर्ट का इंतजाम कर लिया है। जीहा ने अपना सामान पैक किया और इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। पहुंचने पर उसे हंटर मैनेजमेंट की एशली ने ग्रीट किया, जिसने खुद को अमेरिका में उसकी गाइड और कोऑर्डिनेटर बताया। बाहर से प्रोफेशनल होते हुए भी एशली एक प्रोफेशनल थी। वह अंदर ही अंदर कोरिया के उभरते हंटर स्टार्स में से एक से मिलकर हैरान थी, यह देखते हुए कि वह अपनी रेपुटेशन के मुकाबले कितना नरम दिखता है। उसके साथ किम दे ओ खून भी था, जिसे उसका बॉडीगार्ड बनाया गया था। एशली उसकी लंबाई देखकर हैरान रह गई। जीहा ने माना कि हालांकि उसने खुद को तैयार किया था, अमेरिका जाने का ख्याल अब भी उसे बेचैन करता है, इसलिए बॉडीगार्ड है। एशली ने उसे शेड्यूल फॉलो करने और चिंता न करने को कहा। एशली ने कहा कि बहुत लोग उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं, जिससे जीहा घबरा गया और पूछा कि क्या उसके आने की खबर पहले ही पब्लिक हो चुकी थी। ह्यूनसुक भी बात में शामिल हो गया, यह मानते हुए कि उसने पिछली रात कुछ कॉल्स की थी। ऐसे रेयर विदेशी सफर के लिए चीजें दोबारा चेक करना बेहतर है। ह्यूनसुक का थका हुआ चेहरा देखकर उसने पूछा कि क्या उसने बिल्कुल आराम नहीं किया। ह्यूनसुक ने माना कि वह सिर्फ कुछ घंटे ही सो पाया, जिससे जीहा की चिंता और बढ़ गई। एयरप्लेन के अंदर बैठने के बाद जीहा अपनी सीट की लग्जरी देखकर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वह फर्स्ट क्लास में सफर करेगा। हैरानी से चारों तरफ देखते हुए उसने अपना बैग खोला, तभी यांग तुरंत बाहर कूदा, अंदर घुटने की शिकायत करते हुए। जब पायलट की आवाज ने टेक ऑफ का ऐलान किया, यांग बड़बड़ाया कि अगर जीहा उसकी पीठ पर बैठकर आता तो यह परेशानी बच जाती। यांग बड़बड़ाया कि वह उसकी पीठ पर उड़ सकते थे, चीजों को मुश्किल बनाने के बजाय। जीहा ने उसे प्यार से थपथपाया, मजाक में, और बिना पंखों के उड़ने का कमाल बताया। जब प्लेन आखिरकार उड़ा, यांग ने खिड़की से बाहर देखा। उसे एहसास हुआ कि उसे उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है, और न चाहते हुए भी माना कि यह इतना बुरा नहीं है। घंटों बाद प्लेन यूनाइटेड स्टेट्स में लैंड किया। टर्मिनल पर लोगन क्रिस खड़ा था, यूएस हंटर एसोसिएशन के ह्यूमन रिसोर्सेज का हेड, और उसके बगल में ड्रेक, साइकर एसोसिएशन का एक एग्जीक्यूटिव। उनके पीछे जर्नलिस्ट्स और ऑफिशियल्स का एक समुंदर आगे बढ़ रहा था, उसकी एक झलक पाने के लिए लड़ रहे थे। भारी शोर और चमकती कैमरा की रोशनी से उसका पेट खराब हो रहा था। जब तक वह एयरपोर्ट से निकले, जीहा पहले ही थक चुका था। एशली ने कहा कि दुनिया के मशहूर हंटर्स भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठा करते, यह इशारा करते हुए कि उसकी पॉपुलैरिटी कुछ खास है। आखिरकार वह कैस्पर पहुंचे, एक छोटा सा कस्बा जो अजीब तरह से सुनसान लग रहा था। एशली ने बताया कि कैस्पर में कभी लगभग 60,000 लोग रहते थे, पर पिछले 10 सालों में आबादी बहुत कम हो गई, सिर्फ कुछ हजार ही बचे हैं। अब यह कस्बा मेनली येलोस्टोन के पास मॉन्स्टर्स का शिकार करने वाले साइकर्स के लिए एक बेस का काम करता है, और उसने बताया कि वह जल्दी ही यहाँ पहुंचेंगे। घबराहट न दिखाने का फैसला करते हुए उसने ट्रांसलेशन की जादुई अंगूठी पहनी, जो ह्यूनसुक का तोहफा थी। इससे वह कोई भी विदेशी भाषा सुन और बोल सकता था। ह्यूनसुक ने उससे यह भी कहा था कि वह वहां पहुंचने पर साइकर्स के लिए स्क्रोल्स बनाए। जीहा ने सबसे पहले सबको लाइन में खड़ा किया और बिना रुके एक ही दिन में लगभग 300 स्क्रोल्स बनाए। यह काम बाद में लेजेंडरी स्क्रोल मेकर की कृपा के नाम से जाना गया। हंटर्स हैरान थे कि स्क्रोल्स कितने शक्तिशाली थे। 4 घंटे तक बिना रुके स्क्रोल बनाने के बाद जीहा के कंधे आखिरकार दर्द करने लगे। जब थकान होने लगी, किसी ने उसे पीने के लिए कुछ दिया। शुक्रगुजार होकर उसने ले लिया। तभी उन्होंने एक फेवर मांगा। जीहा, जो हमेशा भोला भाला था, उसने बिना जाने ही हाँ कर दी। उस आदमी की मुस्कुराहट उसके चेहरे से नहीं हटी। जब उसने जीहा को तेज गर्मी में एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी ताकत कम कर दी। जैसे ही जीहा ने रास्ता बदलने पर सवाल करना शुरू किया, एक काली वैन उनके पीछे तेजी से रुकी। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, उस आदमी ने उसे अंदर धकेल दिया। भारी हाथों ने उसे पकड़ लिया। एक आवाज ने सिसकारी भरी कि वह स्क्रोल्स बनाएगा, दुनिया के लिए नहीं, हंटर्स के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए, हमेशा के लिए। वैन तेजी से चल पड़ी।
और जीहा को सिर्फ इतनी राहत मिली कि यांग, उसका ड्रैगन, अभी भी उसके साथ है, सूटकेस में छुपा हुआ। उसने मुश्किल से पूछा कि वह उसे कहाँ ले जा रहे हैं। आदमियों ने सिर्फ मुस्कुराया और जवाब दिया कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। यह समझकर कि खुद से भागना नामुमकिन है, उसने यांग पर भरोसा करने का फैसला किया। जैसे ही उसने जिपर की तरफ हाथ बढ़ाया, वैन झटके से रुकी। बेलेन गाड़ी के पहिए पर लपेट गई, उसे वहीं रोक दिया। लीडर ने अपने आदमियों से जीहा पर नजर रखने को कहा और बाहर निकलने लगा, पर इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, पेड़ ने कांप देने वाली चीख मारी। आगे के 2 आदमी वहीं हैरान रह गए और अगले ही पल बेलेन घूमकर उन्हें उनकी सीट से बाहर खींच लिया। जीहा ने मौके का फायदा उठाया, वैन से बाहर निकला और अपने सामने खड़े जानवर को देखकर जम गया। यांग अंदर बंद रहने से तंग आ चुका था। बैग से कूदा और उस जंगली पेड़ को देखा, पूछते हुए कि क्या यह वही मॉन्स्टर है जिसके लिए वह यहाँ आए हैं। जीहा ने कंफर्म किया कि अभी के लिए यही है। यांग, जिसने इससे भी बुरी चीजें देखी थीं, ने जीहा से कहा कि वह उसके पीछे छुप जाए। बेलेन उनकी तरफ लपकी, लेकिन यांग ने आग का तूफान छोड़ा, जिससे मॉन्स्टर कुछ ही सेकंड्स में राख हो गया। जीहा खुश होकर यांग को शुक्रगुजारी में गले लगा लिया। यांग सिर्फ शर्मा सकता था, थोड़ा प्यार से घबराया हुआ। वापस कैसे जाना है यह सोचते हुए अचानक एक आवाज ने उनका ध्यान खींचा। जीहा ने ऊपर देखा तो एक बड़ा प्टेरोड्रोन हवा में मंडरा रहा था। तुरंत खतरा टलने के बाद वह उन्हें तेजी से येलोस्टोन की तरफ ले गया, जहां भूकंप आया था और बिगड़ा हुआ पेड़ था। जीहा ने खुद को याद दिलाया कि उसे अपनी यात्रा के असली मकसद पर ध्यान देना है, ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन के खतरे को खत्म करना है। चमकती किताब ने बताया था कि बहुत पहले वर्ल्ड ट्री पूरी दुनिया को बचा नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी कुछ ताकत चुने हुए पेड़ों को दी थी ताकि वह रक्षक बन सके। ऐसा ही एक पेड़ ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन था जिसे हाई लॉर्ड ने बिगाड़ दिया था, जो आर्क ने बनाया था, पर उसने अपने बनाने वाले की बात नहीं मानी और लॉर्ड ऑफ द अबिस का टाइटल ले लिया। सब नेचर गॉड्स उस बुरे पेड़ के पास पहुंचे, उसकी मुड़ी हुई बेलों को तोड़ते हुए आगे बढ़े। फिर भी उन्होंने देखा कि पेड़ उन पर सीधा हमला नहीं कर रहा है। ग्राउलर ने चेतावनी दी कि शायद वह उन्हें लापरवाह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि बायोम को शक था कि वह कोई मैसेज भेज रहा है। उनका शक सही साबित हुआ जब पेड़ बदला, उसकी छाल मांस में बदल गई, बेलेन हाथों में सिमट गई और उनके सामने एक ब्राउन स्किन वाली औरत खड़ी थी जिसके फूल जैसे सींग थे। वह ऑर्गाना थी, लॉर्ड ऑफ द अबिस। उसने गॉड्स का मजाक उड़ाया, उन्हें क्यूट छोटे पेट्स कहा। बीएम ने उससे उसका मकसद पूछा, लेकिन उसने बात बदल दी, जायहाव को ले जा रहे प्टेरोड्रोन की तरफ इशारा करते हुए। उसने पूछा कि क्या जो ताकत वह निकाल रहा है वह एक झूठी ताकत है जो उन्होंने आर्क के दुनिया छोड़ने के बाद बनाई है। गॉड्स तुरंत उसका इरादा समझ गए, उनका मास्टर करीब आ रहा है। उन्होंने उसे बचाने के लिए अपनी पोजीशन ले ली, लेकिन ऑर्गाना पहले चली। जमीन से छोटे पौधे निकले, गॉड्स के चारों तरफ लपेट गए और उन्हें वहीं रोक दिया। जैसे ही प्टेरोड्रोन नीचे आया, उसने देर नहीं की। एक पल में उसने जीहा को देखा और उसे अपनी हथेली में बंद कर लिया। ऑर्गाना ने जीहा को शिकार करने वाली क्यूरियोसिटी से देखा, सवाल करते हुए कि वह भगवान जैसा कैसे एक्ट कर सकता है जब वह इतना कमजोर, इतना मामूली और साधारण लगता है। जीहा ने कोशिश की, पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, उसे करीब लाते हुए जब उसने उसकी खुशबू ली, जिससे वह और ज्यादा दिलचस्प हो गई। उसने पूछा कि क्या वह उसका पेट बनेगा। उसने हर तरह से मना कर दिया, जिससे उसकी बुरी मुस्कुराहट और बढ़ गई। इंसान भी अपने पेट्स रखते हैं आखिर। उसने शेखी मारी कि दुनिया कितनी बेहतर होगी अगर वह उस पर राज करे। तबाही को याद करते हुए उसने कसम खाई कि वह कभी ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन वह कॉन्फिडेंट रही कि इंसान उसके कंट्रोल को चाहेंगे। जैसे ही वह उसे दबाने के लिए बढ़ी, जीहा की खुशबू ने एक पुरानी याद ताजा कर दी। उससे निकलने वाली गर्मी ने उसे अपने पिता के हाथ की याद दिलाई। उसे याद आया कि आर्क ने उसका सर थपथपाया था, अपने बच्चों को याद दिलाते हुए कि वह कभी उस मकसद और जिम्मेदारी को न भूलें जिसके लिए वह पैदा हुए थे। उसने अपना सर पकड़ लिया, अपनी भूली हुई जिम्मेदारी को लेकर उलझन में थी। उसने अपना हाथ ढीला किया और ऊपर देखा, चुपचाप अपने पिता से गाइडेंस मांगते हुए। जब वह गायब होने लगी, उसकी पकड़ से छूटकर जीहा गिरने लगा, लेकिन टेराड्रोन बीच में आया, उसे आखिरी पल में पकड़ लिया। ऑर्गाना के जाने के बाद बायोएम ने टीम को फोकस करने का हुक्म दिया और उन्होंने ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन को आग लगा दी। जीहा अब जमीन पर सुरक्षित था, अपने पेट्स को उनकी बहादुरी के लिए थपथपाया। उसने फिर वर्ल्ड ट्री की वह शाख ली जो वह लाया था और उसे वहां लगा दिया जहां पहले बिगड़ा हुआ पेड़ खड़ा था। इधर विनी और बियोम इस बात पर लड़ रहे थे कि क्या उनके मास्टर की जान बिना वजह खतरे में डाली गई। बियोम अपनी बात पर अडिग रहा, कहते हुए कि उनका मास्टर जो आर्क के रास्ते पर चलता है उसे कोई छू नहीं सकता, हाई लॉर्ड भी नहीं। यंगी ने माना कि उसे प्लान की सफलता पर शक था। उसे लगा था कि वह तभी फेल हो गए थे जब ऑर्गाना ने उसे पकड़ लिया था, पर अब उन्होंने उसे हरा दिया था। तब जीहा ने उन्हें बुलाया और उन्होंने देखा कि जो वर्ल्ड ट्री उसने अभी लगाया था वह पहले ही एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। उसने सबको एरिया को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। यांग उत्साह से भरा हुआ उसकी तरफ दौड़ा, उसे इतनी जोर से गले लगाया कि वह जमीन पर गिर गए। एक बार फिर ड्रीम फॉरेस्ट में एक टेराड्रोन दिन के इवेंट्स को रिकॉर्ड करने लगा।
ऑर्गाना, हाई लॉर्ड जिसे मशरूम्स और बेलों की रानी के रूप में जाना जाता था, ने अर्थ तक पहुंचने के लिए ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया था। उसे नेचर गॉड्स ने हरा दिया जब जिहा में आर्क की ताकत ने उसे हैरान कर दिया, जिससे उसे भागना पड़ा। वह सोचता है कि ऑर्गाना ने उसे एक मामूली पेट की तरह ट्रीट किया, जिससे उसे लगा कि क्या सब हाई लॉर्ड्स इंसानों को ऐसे ही देखते हैं। उसकी भूली हुई जिम्मेदारी का सवाल उसे परेशान करता है। उसे यांग के शब्द याद आए कि हर रेस का एक मकसद होता है और उसके बिना वह अधूरे हैं। ख्यालों की इस बारिश से थककर उसने आराम करने का फैसला किया। जिहा अपने होटल रूम में जागा। सिर्फ यांग का बड़ा लाल चेहरा अपने चेहरे से कुछ इंच दूर पाने के लिए। एक चीख उसके मुंह से निकल गई इससे पहले कि वह सोच पाता। तेजी से सोचते हुए जिहा ने हैरानी का नाटक किया, कहते हुए कि ड्रैगन अभी अभी अंदर घुसा है। देया कून उसके सामने सुरक्षा के लिए खड़ा हो गया। एशली ने हैरान ड्रैगन पर बिजली का बोल्ट छोड़ा। यांग थोड़ी अफरा तफरी के बाद भाग गया और जिहा ने दिमाग में करा अपने बहुत सब्र वाले ड्रैगन से माफी मांगी। एशली ने जिहा को चेक किया, उसे बताते हुए कि ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन येलोस्टोन नेशनल पार्क से गायब हो गया है। उसने बताया कि ब्यूरो पेड़ की जांच कर रहा है और चेतावनी जारी की है। जी हुआ अनजान बना रहा, पूरी सच्चाई छुपाए हुए, और कोई काम न होने पर उसने उसे डे हाकून के साथ कोरिया वापस जाने की सलाह दी और चुपचाप जिहा की निस्वार्थता की तारीफ की कि उसने साइकर्स के लिए सैकड़ों स्क्रोल्स बनाए बिना कुछ वापस की उम्मीद किए। उसने उसे अलविदा कहा, उसका वक्त बर्बाद करने के लिए माफी मांगी और दोबारा आने की रिक्वेस्ट की। एक बार घर वापस आने के बाद जिहा ने यांग को ड्रीम गार्डन में रूठा हुआ पाया, जो उससे बात नहीं कर रहा था। उसने उसे माफी मांगते हुए छुआ, उसे याद दिलाते हुए कि कितना बुरा होता अगर किसी ने उसके साथ ड्रैगन को देख लिया होता। यांग ने गुस्से से देखा पर न चाहते हुए भी माफी के रूप में एक रोटी का टुकड़ा ले लिया। जिहा जमीन पर गिर गया, सोच रहा था कि उसे ड्रैगन बेबी सिटर जैसा महसूस होने लगा है और सोच रहा था कि वह घमंडी अहंकारी ड्रैगन कहाँ गया जो वह जानता था। उसने अगले काम पर फिर से ध्यान दिया। रैबिट्स ने अपना काम कर दिया था, हड्डियां निकाल दी थीं, तो उसने उन्हें ड्रैगन्स में जोड़ा, उनके रूप में जान डाल दी। एक एक करके और कई ड्रैगन्स उसके चारों तरफ जाग गए। उनकी आंखें नई जिंदगी से चमक रही थीं। जिहा की लाइफ क्रिएशन स्किल लेवल 2 पर अपग्रेड हो गई, जिससे वह और मुश्किल क्रिएशंस को हैंडल कर सकता था। ड्रीम गार्डन सभी 48 ड्रैगन्स के लिए बहुत छोटा था और उनकी एनर्जी टेरोड्रोन से ज्यादा थी, तो उसने उन्हें एक पास के सैंक्चुरी में शिफ्ट करने का फैसला किया, जो उनके लिए खुले में घूमने और खेलने के लिए काफी बड़ा था। उनका ध्यान खींचना नामुमकिन साबित हुआ। हर ड्रैगन अपना काम करने में बिजी था। यांग आखिरकार अपने पूरे डरावने रूप में बदल गया, तुरंत उन्हें डर से आज्ञाकारी बना दिया। जिहा उम्मीद कर सकता है कि वह एक दूसरे को मारे बिना साथ रह सकते हैं। बाद में सैंक्चुरी में रैबिट्स ने एक और गहरा गड्ढा खोदा था, जैसा वह अक्सर करते हैं, और उन्होंने बहुत सारी ड्रैगन की हड्डियां निकाली थीं। यह गड्ढा हालांकि पहले से भी ज्यादा गहरा था। क्यूरियस जिहा जांच करने के लिए नीचे कूद गया और खुद को एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड लैबिरिंथ में पाया। उसने देखा कि दीवारें अजीब तरह से बनी हुई थीं और एंट्रेंस कुछ फंसाने या बचाने के लिए बनाया गया लगता था। उसने आगे बढ़ने से पहले जानकारी इकट्ठी करने का फैसला किया। यंगी उसके लिए ग्रेट लैबिरिंथ पर एक किताब लाई, जो आर्क ने लिखी थी, जिसमें वर्ल्ड ट्री लगाने से पहले की घटनाओं का जिक्र था। किताब में फॉलोअर्स और सील्स के एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग्स थे, जो एक पुरानी बुराई की तरफ इशारा करते थे, हालांकि उनके साथ कोई टेक्स्ट नहीं था। जिहा ने पढ़ा कि गेहना कभी एक प्रिमिटिव स्टेट में मौजूद था। आर्क ने पुरानी बुराई और उसके फॉलोअर्स को हराकर उन्हें लैबिरिंथ में सील कर दिया था। जिहा को हैरानी का झटका लगा। पिछले धर्मग्रंथ आर्क को गेहना बनाने का श्रेय देते थे, पर यह किताब इसके खिलाफ थी। शायद जिन सेंट्स ने उन्हें लिखा था वह गलत थे। दुनिया वर्ल्ड ट्री से पहले भी मौजूद थी। किताब बताती है कि ग्रेट लैबिरिंथ में सील किया गया पुराना डीमन अगर कभी जाग गया तो पूरी तरह से अफरा तफरी मचा देगा। ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके फॉलोअर्स अपना गुस्सा निकालेंगे। फिर भी आर्क यकीन दिलाता है कि ग्रेट लैबिरिंथ से कुछ भी बच नहीं सकता। यह बताता है कि डीमन लॉर्ड को प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर दरवाजा बंद है। जिहो सोचता है कि अंदर कैसे जाना है, जब तक एक टेरोड्रोन ने दीवार में एक छेद का जिक्र नहीं किया। उसने कुछ टेराड्रोन्स को जांच करने के लिए भेजा, लेकिन छेद उनके लिए बहुत छोटा था। जिहा को एहसास हुआ कि वह एक छोटे जानवर में घुसकर अंदर जा सकता है, छेद को बड़ा करने का खतरा उठाए बिना। अपनी पोजेशन स्किल से मिली इनवल्नरेबिलिटी पर भरोसा करते हुए उसने वही हैमस्टर में प्रवेश किया और ध्यान से अपनी खोज शुरू की। इधर जिहा के जानवर साथी डीमन लॉर्ड के जागने से डरते थे। पिछले 33 लॉर्ड से मिलकर थक चुके थे। विनी ने पूछा कि क्या बहुत सारे पुराने डीमन लॉर्ड्स थे, और यंगी ने कहा कि लगभग 100 ही बचे थे एक दूसरे को खत्म करने के बाद। विनी ने सोचा कि डीमन लॉर्ड्स हंटर्स से लड़ाई से बचेंगे, फिर भी बियोम ने बताया कि कुछ नेगोशिएशन की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें लॉर्ड्स को भागने की कोशिश करते देखना मजेदार लगता है, जब तक उनकी दुनिया में कोई अफरा तफरी न फैल जाए। बायोम को यकीन है कि जिहा उन्हें आसानी से संभाल सकता है। लैबिरिंथ में सदियों से कोई जानवर नहीं घुसा था। अब डीमन लॉर्ड जाग गया है, एक नए मेहमान को महसूस करते हुए। उसने अपने फॉलोअर्स को जिहा को पकड़ने का हुक्म दिया, जो इस बात से अनजान था कि वह बुरी शक्तियों से घिरा हुआ है। उसे लाने के लिए एक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका खुर उसके चारों तरफ के प्रोटेक्टिव बैरियर से रबर की तरह मुड़ गया, दर्द से चीखते हुए। जिहा को मुश्किल से आवाज सुनाई दी और उसने अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले एक झलक देखने का फैसला किया।
एक और मॉन्स्टर का मचेटे बीच में ही टूट गया और छोटा हैमस्टर भाग गया, फॉलोअर्स को उसके पीछे छोड़ते हुए। क्रिक्टन, डीमन लॉर्ड का चीफ ऑफ स्टाफ, बताता है कि उन्होंने घुसपैठिए को पहचान लिया है, वह एक छोटा हैमस्टर है। फिर भी हर बार जब सिपाही हमला करने की कोशिश करते हैं तो वह जख्मी हो जाते हैं। हैमस्टर इतना अनटचेबल है कि उस पर ट्रैप्स भी काम नहीं कर रहे। डीमन लॉर्ड को लगता है कि यह अजीब है। आमतौर पर क्राइडन किसी भी घुसपैठिए को आसानी से पकड़ लेता। वह क्राइडन को थ्रोन रूम तक रास्ता खोलने और सिपाहियों का इस्तेमाल करके हैमस्टर को ललचाने का हुक्म देता है ताकि वह उसे खुद देख सके। क्रिक्टन हिचकिचाता है, जानता है कि लेबिरिंथ का दिल थ्रोन रूम के अंदर है, लेकिन डीमन लॉर्ड हुक्म दोहराता है, मना करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। क्यूरियोसिटी से खिंचकर जीहा थ्रोन रूम में कदम रखता है, हालांकि उसकी हर इंस्टिंक्ट उसे मना करती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, वह तुरंत अपने सामने मौजूद शक्ति को पहचान जाता है, डीमन लॉर्ड को। वह जीव अपना परिचय क्रेसिस, लॉर्ड ऑफ आयरन ब्लड के रूप में देता है और सख्ती से कहता है कि वह जीहा के घुसपैठ की वजह से जागे हैं। जीहा जल्दी से माफी मांगता है, लेकिन क्रेसिस उसे बीच में ही रोक देता है, पूछता है कि उसे किसने भेजा है। उसे यकीन है कि वह यहाँ एक मैसेंजर के रूप में आया है। हमारा लड़का मानता है कि वह गलती से इस जगह पर आ गया, लेकिन क्रेसिस उस पर यकीन नहीं करता। वह पूछता है कि हैमस्टर किस युग से आया है और जोर देता है कि एक मॉर्टल उस जीव के सामने कैसे खड़ा है जिसने 2000 साल खून और हिंसा में बिताए हैं। जीहा मानता है कि बहुत कुछ समझाना है, लेकिन पहले क्रेसिस की मदद मांगता है। डीमन लॉर्ड हैरान है, एक मामूली मॉर्टल एक डीमन से क्या मदद चाहेगा। वह बताता है कि वह वर्ल्ड ट्री का एक माली है और आर्क की ताकत का एक टुकड़ा रखता है। क्रासस उसे शक की नजर से देखता है, जीहा को आर्च डीमन का सेवक बताता है। हमारा छोटा हैमस्टर गलतफहमियों को बाद में सुलझाने का फैसला करता है, क्योंकि क्रासिस गोडार्क को एक आर्च डीमन मानता है। वह अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वह लेबिरिंथ को अपने काम के लिए उपयोगी बनाएगा और डीमन लॉर्ड को उसके सहयोग के बदले में भागने में मदद करने की पेशकश करता है। डीमन हैरान होकर उसे कम आंकता है, जोर देता है कि आर्च डीमन ने इस लेबिरिंथ को भागने के लिए नामुमकिन बना दिया है। वह सोचता है कि जीहा सिर्फ उसके साथ खेलने आया है, उसे यकीन है कि भागना नामुमकिन है। उसे किताब की चेतावनी याद आती है, लेबिरिंथ में कोई सच में नहीं मरता, जो भी मरता है वह एंट्रेंस पर वापस जिंदा हो जाता है। किताब साफ कहती है, श्राप हमेशा के लिए है। हालांकि आर्क ने उन्हें 2000 साल तक कैद क्यों किया, यह अभी भी पता नहीं है। वह सोचता है कि शायद लेबिरिंथ उसे इस साइकिल को खत्म करने के लिए दिखाया गया था। तो वह अपने बगीचे में वापस जाता है और छोटी दुनिया पर बारिश बरसाता है, क्रैकस को अपनी ताकत साबित करते हुए। क्रेस हैरानी से घूरता है, समझ नहीं पाता कि यह कैसे मुमकिन है। जब जीहा अंदर वापस आता है, क्रासिस उसे घूरता है, नफरत से बड़बड़ाते हुए। सोचता है कि वह खुद आर्च डीमन है, उसका हमेशा का दुश्मन। वह जोर देता है कि वह आर्क नहीं है और लेबिरिंथ को रिमॉडल का प्रस्ताव देता है। क्रासिस को उसके सहयोग के बदले में भागने में मदद करने का वादा करता है। एंडलेस खामोशी से तंग आकर क्रेसिस फैसला करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हैमस्टर झूठ बोल रहा है। वह हैमस्टर की दी हुई उम्मीद से चिपक जाता है और मदद करने को राजी हो जाता है। कुछ देर बाद वह हाई लॉर्ड्स को बुलाता है, हालांकि सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं, पेनेलोपी, लॉर्ड ऑफ डिल्यूजन, द लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस और क्रासस खुद। पेनेलोपी मजाक में पूछती है, क्या किसी ने आखिरकार उन्हें बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। क्रासस बताता है कि उसे एक जानवर मिला है जिसके पास आर्क जैसी ताकत है, उसकी मदद मांगता है जिसने लेबिरिंथ में बारिश की थी। डीमन लॉर्ड इसकी पुष्टि करता है, लेकिन साफ करता है कि वह अभी तुरंत आजाद नहीं हो रहे हैं। अम्यूज्ड होकर कि सिर्फ वह ही इस रेल्म में मुश्किल से ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस पूछता है कि यह घुसपैठिया कौन है। क्रेसिस हैमस्टर को टेबल पर रख देता है और दोनों लॉर्ड्स हैरानी से देखते हैं, क्योंकि सिर्फ एक डीमन लॉर्ड ही इस जगह में घुस सकता है। पेनेलोपी चिल्लाती है कि अगर वह उन्हें देख सकता है और अंदर आ सकता है तो वह आर्च डीमन से जरूर जुड़ा हुआ है, अपना परिचय वर्ल्ड ट्री के माली के रूप में देते हुए। जीहा लॉर्ड्स को एक बदली हुई दुनिया की सच्चाई से जूझते हुए देखता है जबकि वह सो रहे थे। वह बताता है कि कैसे गेहना को हाई लॉर्ड्स ने तबाह कर दिया था, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस को यह आयरॉनिक लगता है कि आर्च डीमन द्वारा बनाई गई दुनिया उसकी अपनी रचनाओं द्वारा ही खत्म हो गई। पेनेलोपी हैमस्टर को गले लगा लेती है, मजाक में पूछती है कि क्या उसने यह छोटा रूप विनम्रता का सबका सिखाने के लिए लिया है। जीहा जोर देता है कि ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वह सोचती है कि निष्क्रिय बैठे रहने से बेहतर तो वह उससे कुछ भी पूछना होगा और वह उसे अपने इरादों का खुलासा करने के लिए लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी शक्तियों से अप्रभावित है। वह बताता है कि हंटर्स अब इस लैबिरिंथ में आना शुरू कर देंगे और उनका काम है इंसानों को मजबूत बनाने में मदद करना और इनाम देना। वह सोचता है कि साथ मिलकर वह हंटर्स के लिए अल्टीमेट लैबिरिंथ बनाएंगे। कल्डोर ट्रिस्टन, आर्क का चैंपियन और एक योद्धा जो इंसानों से बढ़कर है, लैबिरिंथ में फंसा हुआ है। सदियों की खामोशी के बाद अजीब आवाजें हर तरफ गूंजती हैं जैसे ही मॉन्स्टर्स एक बार फिर जागते हैं। अचानक की यह एक्टिविटी उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे वह यहाँ पहली बार आया हो, अनगिनत जानवरों को मारने के लिए। पेनेलोपी उसके पास चुपके से आती है, हैरान है कि एक इंसान 500 साल से ज्यादा समय तक जिंदा है। काल्डोर गुस्से में बोलता है, उस जैसी डीमंस को उसे यहाँ श्राप देने का दोष देता है। वह मजाक करती है कि लैबिरिंथ का नया मास्टर ये आवाजें कर रहा है। काल्डर पूछता है कि यह नया मालिक कौन है।
लेकिन पेनेलोपी सिर्फ इतना कह सकती है कि हाई लॉर्ड्स को भी उसके बारे में ज्यादा नहीं पता। हालांकि वह चेतावनी देती है कि वह अभी लैबिरिंथ को बदल रहा है। यह सुनकर काल्डोर सीधा खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाता है, उन्हें देखने वाले को खुद को जाहिर करने का हुक्म देता है। उसे क्या पता, उसे देखने वाला पेनेलोपी के कंधे पर छिपा है। आवाजें अब जमीन के नीचे से आती हुई लगती हैं, उसे उलझा देती हैं। फिर उसे अपना नाम पुकारा हुआ सुनाई देता है, स्पष्ट, जानबूझकर, और जिसे अनदेखा करना असंभव है। जीहा किताब से जोर से पढ़ता है, कल्डोर ट्रिस्टन के पास्ट को बताते हुए। वह डाउस एम्पायर के बाहर से आता है, बोर मर्सनरी ग्रुप का नेतृत्व करता है और 25 साल की उम्र में चैंपियन बनता है। उसने ड्रैगन्स और हाई लॉर्ड्स से लड़ाई की, फिर ग्रेट लैबिरिंथ में डीमन लॉर्ड्स का शिकार करने के लिए घुसा, लेकिन उसे श्राप मिला और सदियों तक फंसा रहा। पास से आवाज सुनकर काल्डोर को मारने की एक सहज इच्छा होती है। Yet Jiha can't help but admire the aura of strength radiating from the Ark's champion. उसके स्टैट्स उसके सामने साफ दिखाई देते हैं। कल्डोर चिल्लाता है कि बोलने वाला खुद को जाहिर करे, उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन से भरी है। और जीहा तारीफ के साथ नोट करता है कि उसने 500 साल बाद भी अपनी ताकत और दिमागी संतुलन कैसे बनाए रखा है। पेनेलोपी जीहा को खुद को दिखाने के लिए धक्का देती है। आदमी बेकार चिल्लाने से थक जाता है, तो हमारा हैमस्टर आगे बढ़ता है, पूछता है कि क्या कल्डोर शांत हो गया है। निराश होकर वह हैमस्टर के रूप पर गुस्सा करता है और उसे अपना असली रूप दिखाने का हुक्म देता है। हालांकि जीहा ऐसा करने से मना कर देता है, जबकि पेनेलोपी शर्मिंदगी से मानती है कि उसने भी उसे नहीं देखा है। वह जीहा की पहचान जानना चाहता है। आरजी जवाब देता है कि वह वर्ल्ड ट्री का माली है। कल्डोर के आर्क के चैंपियन के रूप में अतीत का सम्मान करते हुए डिटेल्स छिपाता है। गुस्से में कल्डोर झटके खाता है और चिल्लाता है। जीहा पेनेलोपी की तरफ देखता है और उसे इशारा करता है कि यह जाने का अच्छा समय है, लेकिन चैंपियन उनके पीछे लपकता है, माफी मांगता है और उनसे उसे फिर से अकेला न छोड़ने की भीख मांगता है। हमारा लड़का उसके लिए बुरा महसूस किए बिना नहीं रह पाता। हैरान है कि वह इस हालत में सदियों तक कैसे जिंदा रहा। वह पूछता है कि क्या काल्डोर इतना शांत हो सकता है कि बातचीत जारी रख सके। बेचारा आदमी खुद को फिर से इंसान की तरह बिहेव करने पर मजबूर करता है। ही एक्सप्लेन्स दैट टू हेल्प हिम कल्डोर मस्ट स्टे काम, और बताता है कि वह डीमन लॉर्ड के जरिए उसके भागने का इंतजाम कर सकता है, हालांकि तुरंत नहीं। आदमी इस संभावना पर शक करता है, लैबिरिंथ के एंट्रेंस को भी न ढूंढ पाने की अपनी असमर्थता पर परेशान है। कल्डोर शक करता है, जीहा से पूछता है कि क्या वह डीमन लॉर्ड के कंट्रोल में है, जो साफ करता है कि वह सिर्फ एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। उसे भी वही मदद देने का वादा करता है। कल्डोर सीधे डीमन लॉर्ड के साथ सहयोग करने के विचार को रिजेक्ट कर देता है। वह जाने के लिए मुड़ते हैं, सुझाव देते हैं कि वह और 1000 साल तक रह सकता है, लेकिन वह तुरंत अपनी अवज्ञा पर पछताता है और माफी मांगता है। जीहा भी माफी मांगता है, मानता है कि वह भी काल्डोर को उतना ही आजाद देखना चाहता है, फिर भी अफसोस करता है कि गहना लगभग तबाह हो चुकी है, तो यह बेकार हो सकता है। काल्डोर डर से कांप जाता है, तुरंत ड्रैगन्स और चैंपियंस के बारे में पूछता है जिन्हें मीडिएटर्स के रूप में काम करना चाहिए था। हैमस्टर उसे बताता है कि ड्रैगन्स हाई लॉर्ड के अबिस से उठने को रोकने में शक्तिहीन थे, कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मीडिएटर्स ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी थीं। जीहा दोहराता है कि कल्डोर के वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, गहना खत्म हो चुकी है, सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग ही बचे हैं। काल्डोर पीछे हटता है, पूछता है कि क्या उसे हमेशा के लिए यहाँ रहने की सजा मिली है। वह बताता है कि एक नई दुनिया है जहां काल्डोर जा सकता है, हालांकि वह अभी और डिटेल्स नहीं दे सकता। काल्डोर को यह जानकर राहत मिली कि बचे हुए लोग भी वहीं होंगे। उसका मनोबल बढ़ा और उसने दृढ़ निश्चय से जीहा से पूछा कि क्या वह चाहता है कि वह दानव सरदारों का तब तक सफाया करता रहे जब तक वे पूरी तरह मर न जाएं। जीहा साफ करता है कि उसका काम दूसरी दुनिया से आने वाले लोगों को गाइड करना है। हालांकि कल्डोर अपनी डरावनी अपीयरेंस को लेकर चिंता करता है। वह इस नरक से आजादी की संभावना से बहुत खुश है। वह जल्दी से सहमत हो जाता है, अपने दिमाग में नए आने वालों को सिखाने की प्लानिंग बना रहा है और फैसला करता है कि पहला कदम सदियों के जंगली बालों को कटवाना है। इस बीच नेचर गॉड्स उन्हें बगीचे में छोटी दुनिया से देखते हैं, बायोम सिस्टम को एक्टिवेट करने की सिफारिश करता है और ग्रोलर सहमत होता है कि वर्ल्ड ट्री पूरी तरह से बढ़ चुका है, अब एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हो सकता है। जैसे ही उनका मास्टर हंटर्स को लैबिरिंथ में लाने की तैयारी करता है, वह काम पर लग जाते हैं। उन्हें याद आता है कि स्पॉन्सरशिप सिस्टम कैसे काम करता था। वॉरियर्स लैबिरिंथ में घुसते थे, एसेंस और बफ्स पाते थे, और जो अच्छे होते थे वह आर्क या नेचर गॉड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। वह इसे लागू करने की तैयारी करते हैं, एसेंस को करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमत होते हैं। टेरोड्रोन्स तुरंत एक्साइटेड हो जाते हैं, एसेंस की भरपूर मात्रा इकट्ठी करने की कल्पना करते हुए। ग्रॉलर पहले से ही वॉरियर्स को चुनने का सुझाव देता है ताकि उन्हें खोने से बचा जा सके। योंग चिंता करता है कि अगर वह अपनी ताकत उनके साथ शेयर करेंगे तो वह ग्रीडी हो सकते हैं। पेनी जोर देता है कि वह सिर्फ हंटर्स को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए है, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए नहीं। बायोम इस बात पर जोर देता है कि यह सिस्टम सिर्फ उनके लिए है जो सच में ताकत पाने के लायक है, हालांकि ट्रेनिंग मेथड उन पर निर्भर करता है। वह इस बहस को यह याद दिलाकर खत्म करता है कि उन्हें सोचना चाहिए कि उनका मास्टर क्या चाहेगा। वह सब इंतजार करने और देखने का फैसला करते हैं। कुछ दिन बीत गए।
और संगह्युक को ग्रेट लैबिरिंथ का इनविटेशन उसके दरवाजे पर मिलता है। सोनयुक एक टेरा ड्रोन पर ग्रेट लैबिरिंथ पहुंचता है। हैरान है कि वहां दूसरे लोग भी इकट्ठे हैं। वह जगह के बारे में सवाल पूछते हैं लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। डाउकुन एंट्रेंस पर एक टेबल की तरफ इशारा करता है जहां एक पिटेरो ड्रोन ऑर्नामेंट्स के साथ बैठा है। वायोन पूछती है कि क्या वह अंदर इस्तेमाल करने के लिए बिक रहे हैं। सुंगह्युक धीरे से कहता है कि शायद वह साइड हसल कर रहा है क्योंकि मास्टर ने उसे खिलाना बंद कर दिया है। हुयोन टेबल से एक आइटम उठाती है और पिटेरो ड्रोन उसे एक ड्राइंग दिखाता है जो बताती है कि यह डेल्यूजन स्पेल्स को ठीक करता है। एक जादू जो पेनेलोपी द सक्यूबस दूसरों के शरीर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करती है। वायुवन चमकते पत्थर को देखती है, अंदाजा लगाती है कि यह लैबिरिंथ की अंधेरी और उलझी हुई गुफाओं में चलने के लिए जरूरी होगा। वह प्राइस पूछती है और पिटेरो ड्रोन एक साइन की तरफ इशारा करता है जो 4 एसेंसेस मांगता है। गुस्से में वह इसे 3 तक कम करने की कोशिश करती है। अपनी सबसे खतरनाक घूर भी दिखाती है, आंख मिलाने से बचकर। छोटा वाला फिर से साइन पर टैप करता है। 4 एसेंस पर अडिग है। सुंगह्युक उसे शांत करता है और वह अपनी एसेंसेस टेबल पर रख देती है। वह बिकने वाले कई दूसरे आइटम्स को देखता है जिससे उसके अंदर यह जानने की उत्सुकता जागती है कि अंदर उन्हें और क्या चाहिए होगा। डाओकुन डीमन लॉर्ड और अंदर रहने वाले शक्तिशाली मॉन्स्टर्स की अफवाहों को याद करता है और ग्रुप अंदर घुसकर खुद देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखते हैं, लैबिरिंथ एक बड़े जंगल में खुलता है और एक अकेला आदमी शांति से एक पत्थर पर बैठा है जैसे वह उनका इंतजार कर रहा हो। वायोन धीरे से कहती है कि वह बोलांडर जैसा दिखता है, हालांकि एक होमलेस वर्जन, और काल्डोर उन्हें ग्रीट करता है और ग्रुप को उससे निकलने वाली एक जबरदस्त ऑरा महसूस होती है जब वह बोलता है। वह अपना परिचय देता है, पूछता है कि क्या वह अर्थ से हंटर्स हैं। वह मानता है कि वह उनके कामों को जानता है लेकिन उनके नाम नहीं। फिर भयावह निश्चितता के साथ वह मार्गरेटा की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या उसका नाम रसल है। मार्गरेटा की सांस अटक जाती है जब काल्डोर कहता है कि वह मार्लेन को जानता था, एक चैंपियन जो उसके जैसी ही दिखती थी। सच्चाई सामने आती है और वह पूछती है कि क्या वह आर्क का चैंपियन है। काल्डोर मानता है कि वह है, हालांकि वह 500 साल से यहाँ फंसा हुआ है। डायोकुन सदियों पहले के ऐसे टाइटल की धुंधली कहानियां याद करता है जबकि हुआन्यान शक में रहती है, किसी इंसान के इतने लंबे समय तक जिंदा रहने पर शक करती है। काल्डोर उनकी चिंताओं को खारिज करते हुए उन्हें याद दिलाता है कि यदि वे भूल भुलैया में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें उस पर भरोसा करना होगा। सुंगह्युक को ऐसा लगता है जैसे आदमी खतरा फैला रहा है लेकिन किसी तरह दुश्मन जैसा नहीं लगता। दाओकुन उसे चैलेंज देता है, आर्क के टाइटल पर उसके दावे का सबूत मांगता है, आर्क के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान करता है। वह तरह अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है और यह कच्ची ऊर्जा से भरपूर है और जब यह नीचे गिरता है धरती उसके वार से फट जाती है। सब उसकी जबरदस्त ताकत से हैरान हैं। काल्डोर पूछता है कि क्या वे एक सार्थक बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं। हन मानता है, लैबिरिंथ के रहस्यों और काल्डोर के रोल को बाद में पता लगाने का फैसला करता है। वह उसके पीछे जंगल में चलते हैं। आर्क के चैंपियन का जिक्र मार्गरेटा में कुछ जगाता है क्योंकि यह कभी उसके पूर्वजों की गर्व भरी पदवी थी, एक विरासत जिसे वह वापस पाने के लिए तड़पती है। वह तभी वहां फैसला करती है कि वह लैबिरिंथ में अपनी वर्थ साबित करेगी ताकि यह टाइटल खुद के लिए हासिल कर सके। जब लड़ाई शुरू होती है तो मॉन्स्टर्स कोई मैच नहीं होते। ज़ुनह्युक की तलवार और हुआयन का फायर मैजिक उन्हें आसानी से काट देता है। लड़ाई की आसानी उसे परेशान करती है। यह इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, लेकिन तब उसे एक अनजान शक्ति उन्हें देखती हुई महसूस होती है। नोटिफिकेशंस उमड़ पड़ती हैं। माइटी गॉड्स फैंग ऐलान करता है कि वह गलत नहीं है जबकि ग्रोलर उसे इम्प्रूव के लिए कहता है। ग्रोलर की अचानक मौजूदगी उसे शॉक करती है, उसे सोचने पर मजबूर करती है कि वह यहाँ क्यों है जब उसे बुलाया नहीं गया।